हेलो जेनजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल हैव बीन वेरी वेरी गुड। मेरा नाम है सी अनिरुद्ध सिंघानिया और मैं आपको पढ़ाने आया हूँ सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अपने चैनल में यूट्यूब पे रिवीजन सीरीज चालू है, डिटेल्ड रिवीजन सीरीज चालू है हमारी ऑन ऑल द टॉपिक्स। सारे चैप्टर आपके मैं कवर करा रहा हूँ, डेली एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को बढ़िया से रिवाइज कर रहे हैं। अब तक हमारा क्या क्या हो गया, मैं आ जाओ फुल स्क्रीन में आ जाओ, मैं सब दिखाता हूँ आपको। चलो इधर आओ। अब तक हमारा क्या क्या हो गया, हमारा रिवीजन सीरीज में हमारा ये सारे चैप्टर्स हो गए। अभी तक ये सारे चैप्टर्स हो गए, यूट्यूब पे है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर ये सारे वीडियोस भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। आज अपने रिवाइज करेंगे कैपिटल बजटिंग एक बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक बढ़िया सा एग्जांपल लेके पूरा कैपिटल बजटिंग को हम डिस्कस करेंगे आज। आप लोग का पूरा अटेंशन चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, लेकिन साथ साथ में वन ऑफ द ईजीएस्ट भी है। क्या सर इजी कहाँ से हुआ ये चैप्टर? यस, यकीन मानिए बहुत ही इजी चैप्टर है, पूरा लॉजिकल चैप्टर है। कुछ इसमें रट्टा नहीं मारना होता, हमें कुछ भी याद रखने की दरकार नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल स्ट्रक्चर हमने जो पढ़ा था, उसमें नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो तो याद रखनी पड़ती थी हमें। डिविडेंड डिसीशंस में हमने पढ़ा वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, इन सब मॉडल्स को मेरे को याद रखना पड़ता था। कैपिटल बजटिंग में याद रखने जैसा कुछ नहीं है, पूरा कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल लॉजिकल है सब। तो बड़ा मज़ा आएगा आपको, पूरा टेंशन चाहिए आपका। आप रेडी हो कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर हम पूरा रेडी है, आप फटाफट स्टार्ट करिए। चलो स्टार्ट तो करते हैं। सबसे पहले समझ लो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से। अपने पढ़ेंगे सर हमारा हैंड रिटन नोट्स, सारे चैप्टर्स का हैंड रिटन नोट्स, प्रॉपर बुक हमारी बन गई है। वो बुक आपको मिल सकता है, उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उससे आप फिलअप कर दीजिए ताकि हमें आपके कॉन्टैक्ट, आपके एड्रेस डिटेल्स मिल जाए और हम ये बुक आपके घर तक पूरी फ्री में डिलीवर करा देंगे सर। पूरा बुक फ्री में मिल जाएगा मेरे दोस्तों, आप लोग को पूरा बुक मिलेगा। तो आपको क्या करना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म को बस फिलअप करना है। ठीक है सर, हो गई, आप चालू करिए। अब बात समझो आप लोग, कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करने से पहले बात समझो। एक तो पूरा रिवीजन हो जाएगा, सारे कंसेप्ट, सारे टेक्निक्स, थ्योरी पोर्शंस सब अपने इस चैप्टर के इसी एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए आपका फुल अटेंशन मुझे चाहिए, प्रॉपर अटेंशन चाहिए सर। हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए हमारा ये वीडियो, बट एक वीडियो में कवर करने का टारगेट है ताकि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आप रिवाइज कर पाओ, फिर अपने हैंड रिटन तरीके से अपने सेल्फ प्रैक्टिस आप ईजिली कर पाओ। सारे कंसेप्ट का रिफ्रेशमेंट भी तो चाहिए हमें। चलो हाँ ठीक बात है। चलो रिवीजन ऑफ कैपिटल बजटिंग, ठीक है ना, रिवीजन ऑफ कैपिटल बजटिंग। शुरू करने से पहले एक एग्जांपल मैं बताता हूं जिससे मैं पूरा चैप्टर आपको समझा दूंगा। चलो तैयार हो? हाँ, एग्जांपल है हमारा शार्क टैंक इंडिया का। किसका एग्जांपल है, ध्यान दो, शार्क टैंक इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल से पूरी चीज समझ में आएगी। शार्क टैंक इंडिया में जितने शार्क्स हैं, बहुत सारे शार्क्स हैं। शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स को आप अज्यूम करो कि वो लोग शार्क ने कंपनी है, ठीक है। शार्क टैंक इंडिया के शार्क हमारे कंपनीज हैं और जितने पिचर्स आते हैं वहां पिच करने के लिए, जितने पिचर्स आते हैं वहां अपने इन्वेस्टमेंट, अपने बिजनेस आइडियाज लेके जो पिच करते हैं उनके सामने, वो लोग क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हुए ना, क्योंकि कंपनी को या शार्क को उसमें इन्वेस्ट करना होता है। यस, इसमें हर कंपनी को क्या है, अब हर कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस में इन्वेस्ट करे, किस में नहीं करे, हाँ कि ना। सब में तो इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, वो उन्हें क्या करना होता है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स, एक सीरीज ऑफ प्रोसेस वो फॉलो करते हैं इन अराइविंग इनटू देयर डिसीजंस। यस और नॉट? यस। अब देखो आप लोग, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या बनाया हूँ, इधर देखो, इधर देखो स्क्रीन में। ये हमारे हुए शार्क्स, क्या बात है सर, ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं सब शार्क्स, ठीक है ना। ये हमारे शार्क्स हैं और ये क्या है, ये हमारे सब पिचर्स, इन्हें हम पिचर्स बोल सकते हैं। तो ये हमारे पिचर्स, ठीक है। अब मान लो एक एग्जांपल एक शार्क का लेके अपने करते, ये एक शार्क है और ये एक पिचर है, ठीक है। ये पिचर आया है यहाँ पिच करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म में पिच करने के लिए आया है ये पिचर। तो ये सारे शार्क्स को इसे सुनना है और अपना डिसीजन लेना। अपने बात करें अभी सिर्फ इस शार्क के लिए, ठीक है ना, समझने के लिए।
आपको इस चैप्टर में क्या करना है, आपको इस चैप्टर में किसके हिसाब से डिसीजन लेनी है, शार्क्स के हिसाब से लेनी है की पिचर्स के हिसाब से लेनी है। इस चैप्टर में डिसीजन तो लेनी है, किसके हिसाब से लेनी है। इस पूरे चैप्टर में हमारा डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, हमारा डिसीजन मेकिंग होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दी शार्क्स। शार्क्स के हिसाब से अपने आप को शार्क के पोजीशन में रख के डिसीजन लेना है हमें हमारे सारे क्वेश्चंस में, हाँ कि ना, यस। अब क्या क्या प्रोसेस होता है, अब ये अगर आया तो क्या प्रोसेस पूरा ये शार्क टैंक इंडिया में फॉलो होती है। सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होते हैं सारे शार्क्स के, सारे पिक्चर्स के, सारे पिक्चर्स का आइडेंटिफिकेशन होती है, हाँ कि ना। सारे पिक्चर्स से कौन कौन से है, अच्छा ये है, अच्छा दूसरा ये है, तीसरा ये है, सारे पिक्चर्स आइडेंटिफाई हुए। उसके बाद जब ये पिच करते हैं तो इनका क्या प्रोसेस चालू होता है, इनका इवैल्यूएशन का प्रोसेस चालू होता है। ये इवैल्यूएट करते हैं इनके जो पिच है उस हिसाब से क्या उन्हें पैसे उनमें इन्वेस्ट करने हैं या नहीं करने हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ सर यही तो है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है हमारा, थर्ड स्टेप है सिलेक्शन। इनका सिलेक्शन होता है, फिर किसी एक का सिलेक्शन होता है। हमारे एग्जांपल में इसका सिलेक्शन हो गया, इस शार्क ने इसका सिलेक्शन कर लिया, तो सिलेक्शन इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, आफ्टर सिलेक्शन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन। ये जो शार्क का और इसका अरेंजमेंट हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन दोनों ने साइन किया, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन उन दोनों ने साइन किया, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। इम्प्लीमेंटेशन में इसे पैसे देने हैं, फंड्स अरेंज करके देने हैं, हाँ कि ना, हाँ सर। नेक्स्ट कंट्रोल, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल करना, कंट्रोल करने का मतलब मॉनिटरिंग करना, इसे मॉनिटर करना होता है ना इसके बिजनेस को, ये जो भी बिजनेस कर रहा है नहीं कर रहा है इसका काम क्या है, इसे मॉनिटर करना, फीडबैक देना, वो सब होता है, हाँ सर। लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप क्या है सर आपका, हमारा जो लास्ट स्टेप है आफ्टर फीडबैक इज व्हाट, इज रिव्यू करना। इसे रिव्यू भी तो करनी होती है कि ये जो अरेंजमेंट हुआ इनके बीच में, जो ये अरेंजमेंट हुआ, ये अरेंजमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, सक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल मतलब इसने जो पैसे से इन्वेस्ट किए इसे डिजायर्ड रिटर्न मिला कि नहीं, ये इन्वेस्टमेंट इसके लिए सक्सेसफुल रहा कि नहीं। अच्छा समझ में आया सर, एक एग्जांपल से कराता हूँ, यहाँ पे समझ में आएगा। इधर देखो, इफ़ अ शार्क इस पेइंग रुपीज़, इसको आप कर दो 1 करोड़, 10 लाख नहीं होगा, इसे आप 1 करो 1 करोड़। इफ़ अ शार्क इज पेइंग 1 करोड़ टू अ पिक्चर, दे सकता है, हाँ सर दे सकता है। एक्सपेक्टिंग सपोज 30 लाख कंटिन्यूसली फॉर 4 ईयर्स, मतलब एवरी ईयर 30 लाख रुपए करके उससे कैश इनफ्लो होने का उसे एक्सपेक्टेशन है। फायदा तो चाहिए ना, तभी इन्वेस्ट करेगा वो 1 करोड़ रुपया उस पर, हाँ कि ना, हाँ सर हाँ बात तो सही है। तो वो जो 1 करोड़ इन्वेस्ट किया उसके बदले वो क्या सोच रहा है कि यार मुझे 30 लाख करके 4 साल तक मुझे मिलेगा। 4 साल क्यों, 4 साल एग्जाम्पल में हमने लिया कि मान लो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इन दोनों के बीच में ये था 4 साल के लिए, ठीक है ना, एग्जाम्पल। तो ये जो 4 साल तक इसे मिलेगा ये इसने सोचा था। ये पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हुआ, ये पूरा अरेंजमेंट में हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। इसमें सबसे क्रिटिकल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पता कौन सा, सेकंड स्टेप, इवैल्यूएशन वाला। पूरा चैप्टर में हमें इवैल्यूएट ही तो करना है, पूरा चैप्टर में हमें इवैल्यूएट तो करना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स है वो वायबल या फिजिबल है कि नहीं। तो जो इवैल्यूएशन है उस पर ये पूरा चैप्टर है। लेकिन बाकी सारे स्टेप्स से हमें क्या है, पूरा ओवरऑल एक हॉलिस्टिक व्यू मिल गया, पूरा अंडरस्टैंडिंग आ गई कि क्या क्या चीज़ इस अरेंजमेंट में होती है, कैपिटल बजटिंग क्या है वो तो समझना होगा शुरू करने से पहले। तो तैयार है अब, हाँ सर अब हम लोग पूरा तैयार है, वार्म अप हो गया हमारा। अब आप पूरा चैप्टर में टू द पॉइंट चालू करिए। इधर देखो, मेरा स्क्रीन में देखना आपको बढ़िया से, मेरी स्क्रीन आ रही है कि नहीं, हाँ सर आ तो रही है। इसमें देखो कैपिटल बजटिंग आपका वेटेज 7 से 10 नंबर का रहता है। बेसिकली क्या है कि लास्ट एग्जामिनेशन में एमसीक्यू सितंबर 24 में एमसीक्यू जो डिटेल्ड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू होती है वो कैपिटल बजटिंग पे ही आ गया था, वो कैपिटल बजटिंग पे ही आ गया था। तो अब एक्सपेक्टेशन हमारा ज़्यादा क्या हो जाता है कि डिस्क्रिप्टिव का एक अच्छा सा क्वेश्चन आए। डिस्क्रिप्टिव में एक बड़ा क्वेश्चन इस बार कैपिटल बजटिंग से आएगा, ठीक है ना।
हमेशा आप ध्यान दो, 50 नंबर का एफएम में अगर 10 नंबर का वेटेज तक जाता है तो 20% होता है, विच इज़ अ गुड वेटेज। तो ये चैप्टर आपके लिए हर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज, कल, परसों, सब समय कैपिटल बजटिंग आपको हेल्प करेगा, सब समय आपके काम आएगा। जैसे कि आज आप पढ़ रहे हो अभी, कल सीए फाइनल्स आर्टिकलशिप करोगे, उसमें भी काम आता है ये। परसों आफ्टर क्वालिफिकेशन आप जो भी करो अपने लाइफ में, कैपिटल बजटिंग तो आपको यूज़ करना ही करना है। आपको कैपिटल बजटिंग तो यूज़ करना ही करना है, इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये। और जैसा कि मैंने कहा, इसमें कुछ रट्टा की चीज़ ही नहीं है। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में था ना, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, मॉडल्स याद करना, डिविडेंड डिसीजन के मॉडल्स याद करना, वैसे थोड़े उसमें याद रखने की चीज़ें थी। यहाँ पे कुछ याद नहीं करना, सब लॉजिकल है, सब अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलो चलो, कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग इज अ टेक्निक विच हेल्प्स अस टू इवैल्यूएट द वायबिलिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो शार्क ने पैसा दिया एक पिक्चर को, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही तो है। एक साल के लिए तो कोई पैसा नहीं दे रहा कि हाँ एक साल के लिए दिया, एक साल में जो रिटर्न आया आया, ठीक है, बाकी बात खत्म। ऐसा तो नहीं है, लॉन्ग टर्म का बात होता है ये। हाँ, वायबिलिटी चेक होती है कि अगर मैं उसे आज 1 करोड़ दे दूँ और मेरा ये 30 लाख करके आएगा कि नहीं आएगा, वो चीज़ भी तो इवैल्यूएशन होती है। तो वो एक वायबिलिटी चेकिंग होती है, ठीक है ना। यस। क्या इन्वॉल्व होता है प्रोसेस में? पहला है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज इवैल्यूएशन एंड थर्ड इज सिलेक्शन। आइडेंटिफाई करना सारे पिक्चर्स को, सेकंड इवैल्यूएट करना किसका पिच के हिसाब से मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, थर्ड है हमारा सिलेक्ट करना हमारे पिक्चर को। ठीक है क्या? हाँ। पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, इस पे मैंने आगे नीचे भी एक बार डिटेल मैंने लिया है, तो वापस मैं आऊँगा इस पर, ठीक है। पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग थ्योरी के लिए मे भी आ जाए और ऐसे भी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ले लिया ऐसे भी। सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट होती है, हम बात करें 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का, सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट है किसी भी कंपनी के लिए। कोई थ्रेशोल्ड नहीं है सर, तो क्या 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर के सारे इन्वेस्टमेंट सब्सटैंशियल हुए, बाकी सब नीचे कम हुए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई डेफिनेशन है, कोई लॉ नहीं है कि एक थ्रेशोल्ड हो कि इससे ऊपर सब्सटैंशियल है, इससे नीचे नहीं है। अपनी इंटरप्रिटेशन है, अपना डिसीजन है सब कंपनी के लिए। किसी के लिए 1 करोड़ सब्सटैंशियल हो सकता है, किसी के लिए 10 लाख सब्सटैंशियल हो सकता है, हाँ कि ना। लॉन्ग टाइम पीरियड, जैसा कि हमने बात किया, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ऊपर, तो नीचे लॉन्ग टाइम पीरियड ही तो है। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट तो 1 साल से नीचे की होगी नहीं। इरिवर्सिबिलिटी, थर्ड इज इरिवर्सिबिलिटी। अगर आज शार्क ने पैसा दे दिया तो कल वो ये तो नहीं बोल सकता ना कि ओहो मैंने गलती से दे दिया, मुझे वापस कर दीजिए। ऐसा तो नहीं होता। उसने आज पैसा दे दिया, इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है ये, अब इनका साथ हो गया है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट को वो विदड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ड्यू टू अपफ्रंट पेमेंट हो जाती है, पहले आज ही 1 करोड़ मांग लेता है, चेक देते ना, हम टीवी में दिखाते चेक दिया। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो जाता है विच कैन नॉट बी अनडन और चेंज्ड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डिसीशंस है, मैं एस्टिमेशन लगा रहा हूँ कि 30 लाख करके मुझे हर साल आएगा, ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ऑब्वियस सी बात है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। तो हेंस दीज डिसीशंस आर कॉम्प्लेक्स। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, जो प्रोसेस हमने अभी डिस्कस किया शार्क टैंक का एग्जांपल लेके, वो पूरा प्रोसेस वापस वही है। क्या क्या है? जैसे कि मान लो आपका स्टार्टिंग होता है हमारा प्लानिंग या आइडेंटिफिकेशन से, सारे पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, फिर इवैल्यूएट करना, दिस इज़ द क्रिटिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि डिटर्मिनेशन ऑफ दिस प्रपोजल्स। थर्ड, उन्हें सिलेक्ट करना कि किसे हमें लेना है, किसे हमें छोड़ना है, ठीक है। चौथा क्या है? फिर इम्प्लीमेंट करना, पैसे अरेंज भी तो करा के देने होंगे, नेसेसरी फंड्स का अरेंजमेंट करना बाय अरेंजिंग नेसेसरी फंड्स। पांचवा क्या है? कंट्रोल करना। कंट्रोल से मैंने बताया ना आपको, क्या मॉनिटरिंग करना, फीडबैक देना, ये सारे चीज़ कंट्रोल में आते हैं। लास्ट, रिव्यू करना। रिव्यू इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने जो पैसे दिए, 1 करोड़ मुझे दिए और पता चला यार 4 साल में 80 लाख ही वापस आया, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो गलत हो गया, वो इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं करना चाहिए था, तो इट इज़ एन अनसक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट। वही चीज़ मैंने लिखा है कि सक्सेस है कि फेलियर है अपने इन्वेस्टमेंट का, वो आपको देखना है।
ये जो पूरा एग्जाम्पल है ना, इसको आप ऐसे देखो कि क्वेश्चंस में कैसे रहती हैं अब, कि क्या रहेगा, शार्क के जगह कंपनी हो जाएगी जो मैंने कहा, और पिक्चर्स के जगह क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट्स हो जाएगा या इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। इस तरीके से ही रहेगा कि एक कंपनी को इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, कि इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। 3 प्रोजेक्ट है, तीनों में से किस में जाना चाहिए, ये चैप्टर है हमारा। ठीक है, हाँ कि ना, यहां तक तो क्लियर है ना? पहले हाँ बोलो आप लोग सब, नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ लिखो कि यहां तक सब क्लियर है कि नहीं। हाँ से क्लियर है, चलिए आप आगे बढ़िए। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा आगे डिस्कशन में हेल्प होगा, इसलिए मैं कवर करा दे रहा हूं आपको। पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान से सुनो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? आज अगर मैंने कॉइन टॉस किया, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, कुछ और हो सकता है क्या? सर कॉइन अगर पानी में गिर गया तो? सर अगर कॉइन हवा में उड़ गया तो? कंसिडरिंग अदर थिंग्स नॉर्मल, कंसिडरिंग अदर थिंग्स इक्वल हम लोग बात करते हैं, राइट? तो नॉर्मल केस में या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। सीरियस, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, नहीं हेड्स या टेल्स एक साथ आ सकता है, नहीं हेड्स या टेल्स के अलावा कुछ आ सकता है। दिस इज वॉट, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टॉसिंग ऑफ कॉइन। मतलब कि कोई दो में से कुछ एक ही पॉसिबल होना, इन दोनों में से या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक होना ही हमारा क्या है, हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। समझ में आ गया सर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आर दीज प्रोजेक्ट्स वेयर सिलेक्शन ऑफ वन प्रोजेक्ट लीड्स टू एन ऑटोमेटिक रिजेक्शन ऑफ द सेकंड वन। हेड्स आया तो टेल्स रिजेक्ट, टेल्स आया तो हेड रिजेक्ट। हाँ, ये क्वेश्चन में आपके कैसे आता है ना, आपके क्वेश्चन में आएगा कि प्रोजेक्ट ए एंड बी आर द 2 प्रोजेक्ट्स इन विच अ कंपनी इज इवैल्यूएटिंग द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसमें रहेगा बट बोथ दिस प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस तरीके से क्वेश्चन में रहेगा, मतलब ये या तो उसे ए में जाना होगा या तो बी में जाना होगा। पॉसिबल है कि दोनों में उसका फ़ायदा हो रहा होगा। हम आते हैं नीचे डिटेल में, अगर डिस्कस करेंगे इसे। मैं एक बात हल्का सा बता रहा हूँ, हो सकता है दोनों में उससे फ़ायदा हो रहा है, तो किस में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? अगर प्रोजेक्ट ए से वो अल्टीमेटली 10 रुपये कमा रहा है, प्रोजेक्ट बी से मान लो अल्टीमेटली 8 रुपये कमा रहा है, तो वो प्रोजेक्ट ए में जाएगा, लेकिन फ़ायदा दोनों में था। अगर मेरा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता और मेरे पास नेसेसरी फंड्स होते, दोनों चीज़, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता और नेसेसरी फंड्स होते, तो मैं दोनों प्रोजेक्ट में जाता, 10 रुपये वाले में कमाता, 8 भी कमाता। इन्वेस्टर्स आर रैशनल। हाँ, ये सब हमारे एकदम बेसिक अजम्पशंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो या तो ए या तो बी। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसीजंस, किस टाइप के डिसीजंस लेते हैं हम कैपिटल बजटिंग? पूरा चैप्टर ही हमारा डिसीजन मेकिंग का चैप्टर ही है। ठीक है ना, तो कौन सा डिसीजन हमें लेना है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन? ये तो छोड़ो आप लोग, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बेसिस पे है, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ ध्यान दो। वो रिप्लेसमेंट या मॉडर्नाइजेशन डिसीजन है क्या? मतलब कि मान लो एक मशीन है किसी कंपनी में, वो ख़राब हो रही है, तो क्या उसे रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो देखना। एक्सपेंशन, मतलब कि अगर मान लो मेरे पास एक टेलीकॉम कंपनी के एग्जाम्पल, 2 टेलीकॉम टावर है एग्जाम्पल, तो टेलीकॉम टावर को एक्सपैंड करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, तीसरा टेलीकॉम टावर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, उस टाइप का चीज़ को भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। हमारा चैप्टर उससे भी कवर करेगा। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि अगर मान लो कोई कंपनी आइसक्रीम का बिजनेस कर रही है, तो क्या अब उसे ग्रॉसरी या चॉकलेट्स भी बेचने चाहिए? तो नए प्रोजेक्ट लाइन, नया बिजनेस ही हो गया पूरा ये। तो ये डाइवर्सिफिकेशन में भी हमें कैपिटल बजटिंग का ही सहारा लेना होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने आपको बता दिया। एक्सेप्ट और रिजेक्ट, सिंपल सी बात है कि एक को मुझे लेना है, एक को मुझे एक्सेप्ट करना है, वो वाला सिंपल सा अरेंजमेंट। थर्ड, कंटिंजेंट क्या हुआ? कंटिंजेंट क्या हुआ? कंटिंजेंट ये हुआ कि एक साथ आना। अगर मैं एक प्रोजेक्ट को चूज करता हूं, अगर मैं एक प्रोजेक्ट को चूज करता हूं, तो सेकेंड प्रोजेक्ट को भी मुझे चूज करना होगा, या सेकेंड प्रोजेक्ट में भी मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी। कंटिंजेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो क्लास में कोई बदमाश बच्चा है, 2 बदमाश बच्चे हैं, तो अगर क्लास में कुछ भी गड़बड़ हुआ, तो अगर बदमाश बच्चा 1 ने किया, तो ऑटोमेटिकली बदमाश बच्चा 2 भी कंटिंजेंट है उसके संग, वो भी जुड़ जाता है इस कंप्लेन में। वैसे समझ लो आप लोग, ठीक है ना?
कैश कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा चैप्टर ही हमारा ये है, आपके एग्जाम में आएगा भी, कोई एक टेक्निक ही है, ठीक है। सबसे इसमें भी इंपॉर्टेंट ये वाली, हमारे सारे मॉडर्न या डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच। वाई सर, वाई मॉडर्न और डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच? बिकॉज ये वाला जो अप्रोच है, ये वाला जो अप्रोच है, ये कंसिडर क्या करता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सुना है क्या किसी ने? हाँ सर, सबने सुन के रखा। हम एफएम पढ़ रहे हैं, हम एफएम के बच्चे, हमारा जनवरी में एग्जाम है, हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी मालूम है। वेरी गुड। क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? बताओ आप लोग, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये होता है कि पैसे की टाइम की वैल्यू है। पैसा आइडल नहीं रह सकता कि पैसा मान लो किसी भी पीरियड में, ये अगर टाइमलाइन है, यहाँ पे अगर 1 लाख रुपया है आपके पास, अगर 1 लाख रुपया है आपके पास यहाँ पे ईयर 1 में, ये ईयर 1 है और ये ईयर 2 है मान लो, और ये ईयर 0 है, तो ये 1 लाख से यहाँ पे अगर आप पहुँचोगे तो कभी भी इसकी वैल्यू अब 1 लाख नहीं रहेगी। इस रुपए की वैल्यू अब यहाँ पे 1 लाख नहीं रहेगी, कुछ तो और बढ़ के आएगा। यही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एकदम क्रक्स छोटा सा बताया मैंने अभी आपको, समझ में आया क्या? हाँ सर। सेकंड हमारा कौन सा टेक्निक है? ट्रेडिशनल या फिर नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसी कोई टेक्निक होती ही नहीं है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसी कुछ होती नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं कंसिडर करना पॉसिबल ही नहीं है। फिनेंस की दुनिया में टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं कंसिडर होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एवरी टाइम इट इज़ कंसिडर्ड। ध्यान रखना आप लोग ये सारी बातें। बट हमारे बुक में है, हमारे को लिए तो हमें पढ़ना ही है। इस पर भी 2 अप्रोच का नाम है। एक एक करके सारे अप्रोच अब आ जाते हैं, अपने सारे अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं, हमारा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। एकदम बढ़िया से अब और अटेंशन चाहिए आपका, प्रॉपर इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट पोर्शन में क्या हेल्प होगा, ये कुछ वर्ड्स मैंने डाले हैं यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज हमारे हैं जो ये सारे टेक्निक्स में यूज़ होते हैं, क्वेश्चंस में आपके आते हैं। 2 मिनट क्विकली सुनना, मैं सारे टेक्निक्स आपको करवा देता हूँ। 2 मिनट और मुझे देना, मैं सारे टेक्निक्स करा देता हूँ पक्का। उसके बाद देखो हम यहाँ पे नेट प्रेजेंट पहली मेथड से ही स्टार्ट करेंगे पक्का, ठीक है। क्या क्या होता है सर? एक होता है मान लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? मान लो एग्जांपल लेते हैं हम, बताओ किसका एग्जांपल लेते हैं हम? मान लो किसका? शाहरुख खान का लेते हैं एग्जांपल। चलो, शाहरुख खान साहब, मिस्टर SRK, SRK का एग्जांपल लेते हैं हम। SRK एक्टिंग करते हैं, SRK एक्टिंग करते हैं। अगर SRK एक्टिंग करते हैं और दूसरा अगर मैं ऑप्शन दूं, SRK के पास एक्टिंग के अलावा मैं ऑप्शन दूं, मान लो कोई प्रोफेशनल, कोई प्रोफेशन करना, कुछ और अदर देन एक्टिंग, कुछ और कोई भी प्रोफेशन, ठीक है। SRK अगर एक्टिंग से कमाते हैं मान लो 20 करोड़, SRK अगर एक्टिंग से 20 करोड़ कमाते हैं और दूसरा प्रोफेशन से वो मान लो कमाते हैं 4 करोड़, 4 करोड़ कमाते दूसरा प्रोफेशन से, तो हमारा एक्टिंग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एक्टिंग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जिसका भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना हो ना, सिंपल सी टेक्निक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, उससे ढक दो। ये देखो, उसे ढक दिया हमने, इससे हमें इसका हम एक्टिंग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इसे ढक दिया। अब क्या दिख रहा है? 4 करोड़ दिख रहा है। अब ये 4 करोड़ जो है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑफ एक्टिंग। प्रोफेशन का देखना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अगर मान लो आज वो एक्टिंग छोड़ के प्रोफेशन कोई सर्विस देते अदर देन एक्टिंग, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 20 करोड़। ये अंतर है, ये ही है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर सर तीसरा कुछ होता तो, मान लो तीसरा कुछ होता, वो उनका मान लो बिजनेस होता, फॉर वंस मान लो कोई बिजनेस करते, वो बिजनेस से वो कमाते, मान लो बिजनेस से वो कमाते 50 करोड़, बिजनेस से वो कमाते 50 करोड़, तो मेरा एक्टिंग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एक्टिंग को ढको, एक्टिंग को छुपा दो एक बार। एक्टिंग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है सर? अब तो 2 अमाउंट आ गया, 4 करोड़ और 20 करोड़, 50 करोड़। इट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। वापस सुनो, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? 4 करोड़ है कि 50 करोड़ है? 50 करोड़ ऑब्वियसली।
तो एक्टिंग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनका 50 करोड़ होगा। जो पूछा जाए उसे ढको। अगर बिजनेस का पूछा जाए तो बिजनेस को ढको। 20 और 4 में कौन सा ज़्यादा है? 20 करोड़, तो 20 करोड़ इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गया सर? आगे बढ़िए। संक कॉस्ट क्या है? आपने कॉस्टिंग में भी इसे पढ़ा होगा। संक कॉस्ट क्या होता है? अगर मान लो कि एक कंपनी की एक फैक्ट्री में एक मशीन उसने या ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट, एक खर्चा कर चुका है, वो कंपनी एक मशीन वो खरीद के रख चुकी है, ठीक है। अब अगर वो दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट या दूसरा कोई प्रपोजल को इवैल्यूएट कर रही है, तो क्या उस इवैल्यूएशन में वो पुरानी मशीन का खरीदा हुआ खर्चा को कंसिडर करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? नहीं सर, क्या रिलेशन है? वो तो नहीं है। एग्जैक्टली नई इन्वेस्टमेंट है, नए तरीके से कंपनी सोच रही है, उसमें अपने कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज कर रही है। बट पुराने मशीन का तो जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। तो ऑलवेज इग्नोर सच संक कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। वर्किंग कैपिटल हमें पता ही है, वर्किंग कैपिटल हमारे डेली ऑपरेशंस को मैनेज करने का जो पैसा चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। एलोकेटेड ओवरहेड्स, ये भी आपकी कॉस्टिंग से आ रही है। एलोकेटेड ओवरहेड्स आपने कॉस्टिंग में पढ़ा है, आप लोग बताओगे मुझे। एलोकेटेड ओवरहेड्स तो सर कॉस्टिंग में हमने पढ़ा है। क्या होता है? अगर मान लो कोई जनरल खर्चा है किसी कंपनी का, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का कोई खर्चा है एग्जाम्पल, या इंश्योरेंस, अगर कुछ कंपनी लेवल पे इंश्योरेंस कुछ टाइप की है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स है किसी कंपनी के। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, एक मिनट देख लो बस। ये कंपनी है हमारे, ये कंपनी है, ये डिपार्टमेंट है, इसके 3 डिपार्टमेंट ए बी एंड सी, 3 डिपार्टमेंट है इस कंपनी के। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उससे तीनों डिपार्टमेंट को बिजली मिल रही है। यस और नो? तीनों डिपार्टमेंट को बिजली मिल रही है कि नहीं? हाँ सर। तो इसका जितना भी खर्चा होगा वो तीनों में बट जाएगा, कोई एक तरीके से अपॉर्शन हो जाएगा वो खर्चा। और यही अपॉर्शनमेंट करने को अलग अलग तरीके हैं। आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पढ़ा होगा इसे। मान लो कोई बेसिस ऑफ टर्नओवर हुआ या कोई भी और बेसिस हुआ, उस पर ये खर्चा मान लो अगर 100 लाख है तो 100 लाख बढ़ जाएगा 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, ठीक है। ओके। सैल्वेज वैल्यू क्या है? सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, जैसा भी आप लोग इसे बोलो, सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू जैसा भी आप लोग इसे बोलो। सैल्वेज वैल्यू क्या हुआ कि मशीन मेरा है, मशीन का 5 साल का लाइफ है, 5 साल बाद उसे मुझे 1 करोड़ में मैंने खरीदा था उसे, आज 5 साल बाद उसका 2 लाख रुपए वैल्यू बचा है बस। अब मेरी मशीन वो काम की नहीं है, मुझे उसे सल्टाना है, तो 2 लाख उसका सैल्वेज वैल्यू हुआ, ठीक है। वैल्यू रिकवर्ड फ्रॉम द एसेट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, मशीन का 5 साल का था, खत्म हो गया, अब जो 2 लाख बचा वो मेरा सैल्वेज वैल्यू है। ये क्या हुआ? कैश इनफ्लो हुआ, बिकॉज वो 2 लाख तो मुझे मिलेंगे। ध्यान रखना ये सारी बातें। क्वेश्चन में क्या रहता है? क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू दे देगा, एक क्वेश्चन में बहुत सारी बातें लिखेगा, फुल स्टॉप, सैल्वेज वैल्यू दे देगा। सैल्वेज वैल्यू इज 5 लाख मान लो, तो आपको अपने कैश इनफ्लोज में कैलकुलेशन में इसे कंसिडर करना है। करना है कि नहीं करना है? याद रखना, आपको सैल्वेज वैल्यू को कंसिडर करना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? सीधा सा बात है सर, सबको पता है, हमारा एसेट का वेयर एंड टियर होता है। कोई भी मशीन, कोई भी एसेट हो, वेयर एंड टियर होती है उसके एवरी ईयर। वो वेयर एंड टियर का भी हिसाब करना। उस पर डिटेल मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्विकली इसको बताता हूँ, ध्यान दो 1 मिनट। सर डेप्रिसिएशन का क्या रिलेशन है? समझ नहीं आया हमें। इधर देखो, सब समझ में आएगा। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं है, डेप्रिसिएशन चार्ज है, दो इंस्टेंस लेते हैं, ठीक है। 100 लाख का सेल है, सेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 40 लाख का कॉग्स है। कॉग्स क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज योर कॉग्स, ठीक है। सारा खर्चा, गुड्स का जो खर्चा हुआ था वो मेरा कॉग्स हुआ। 60 आ गया। इसमें नो डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन मैंने नहीं लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ था मान लो 20 रुपया, एग्जाम्पल है सर। 20 रुपया कहाँ से आया भैया? एग्जाम्पल है, मैं 20 लूँ चाहे 10 लूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। 60 आया EBT, 60 आया, 40 आया EBT। यहाँ पे टैक्स लग गया हमारा 30%, ये भी एग्जाम्पल है, कहीं से नहीं आया एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल, मेरी मर्जी। यहाँ पे हुआ 12 रुपया, तो 42 और 28 हमारा क्या हुआ? पोस्ट टैक्स प्रॉफिट। पोस्ट टैक्स प्रॉफिट हुआ। हम क्या करते हैं ना, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज व्हाट? इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। पॉकेट से थोड़ी ना कुछ लग रहा है। आज मैं एसेट लेके आया 1 करोड़ रुपया का, मेरा मान लो 10 लाख का लाइफ है उसका, तो 10 लाख रुपया करके मान लो 10 साल उसकी डेप्रिसिएशन मानता हूँ मैं। कर सकता हूँ ऐसे, हमने पढ़ा अकाउंट्स में।
आपने पढ़ा है कि नहीं इसे अकाउंट्स में, हाँ कि ना बोलो। हाँ सर हमने पढ़ा है इसे अकाउंट्स में। तो ये जो 10 लाख रुपया करके आपका हर साल का डेप्रिसिएशन आया, ये 10 लाख आपके जेब से जा रहा है क्या? जेब से जा रहा है क्या? नहीं सर, जेब से तो नहीं जा रहा, नॉन कैश है ये। एग्जैक्टली नॉन कैश है ये, तो जेब से कुछ नहीं जा रहा हमारे 10-10 लाख करके। बट इस 10 लाख का हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। इवन इनकम टैक्स अलाउ करता है कि नहीं? सबने डीटी पढ़ा है कि नहीं, बताओ मुझे। इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स क्या करते हैं, हम उसे अलाउ करते हैं, है ना। तो वो जो डेप्रिसिएशन का फ़ायदा मिल रहा है उससे क्या हो रहा है, हमारी टैक्स सेविंग्स हो जाती है। बेसिकली क्या, इधर देखो, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सिंस डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम इट इज़ एडेड बैक व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लोज। क्योंकि हम कैश फ्लो निकाल रहे हैं 40 to 48, हमारा एक्यूरेट कैश फ्लो तभी आएगा। समझ में आया? हाँ सर। डेप्रिसिएशन कैसे निकाल सकता है? अगर क्वेश्चन में रेट नहीं दिया हुआ हो, या तो रेट दिया रहेगा या तो इस तरीके से रहेगा कि क्या कॉस्ट था, जो मैंने बोला अभी 1 करोड़ का। मान लो कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, एग्जाम्पल 0, तो 1 करोड़ माइनस 0 बाई इसका लाइफ क्या है, मान लो 10 साल, तो 10 लाख मेरा डेप्रिसिएशन हुआ, 10 लाख डेप्रिसिएशन हुआ। इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं किसी को। सब्सिडी अगर दिया हुआ रहे तो आप लोग उसको से लेस नहीं करना है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में, आपको पता है। नहीं पता है तो नोट कर लो, ध्यान रखना इस चीज़ को। आ जाओ एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? हमारा शार्क टैंक के एग्जांपल पे वापस आते हैं। हम हमारे शार्क टैंक के एग्जांपल पे वापस आएंगे। हमने शार्क टैंक वाले एग्जांपल में क्या पढ़ा? हमने शार्क टैंक वाले एग्जांपल में ये पढ़ा कि सर 1 करोड़ रुपया आज दे रहा है एक शार्क किसी पिक्चर को। 1 करोड़ रुपया एक शार्क किसी पिक्चर को आज दे रहा है, 30 लाख पर मंथ उसे, पर ईयर उसे फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स मिलने वाले हैं। उसे वो इन्वेस्टमेंट तो भी करना चाहिए क्या? उसे वो इन्वेस्टमेंट तो भी करना चाहिए क्या? या और एक बार इजी एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा, 1 मिनट और दो मुझे, 1 मिनट और दो। मैं आपको बोलता हूँ आज मुझसे आप 100 रुपया ले लो या 2 साल बाद 100 रुपया लेना, क्या करोगे? मैं अगर बोलूँ आज 100 रुपया ले लो या 2 साल बाद 100 रुपया लेना, तो क्या करोगे? सर आज के आज दो, मुझे पता नहीं 2 साल बाद का क्या होगा। क्यों आपने बोला? बिकॉज आपको मिल रहा था 100 ही, चाहे वो आज या चाहे 2 साल बाद, है ना। इसलिए आपने आज चूज़ किया। अगर मैं ऐसे बोलता कि आज मुझसे 100 रुपया ले लो या 2 साल बाद 120 लेना, तब आप क्या करोगे? आज 100 ले लो, 2 साल बाद 120 लेना, तो आप आज क्या करोगे? तब आप सोच में पड़ जाओगे, अच्छा अगर आज 100, 200, 2 साल बाद 120, तो फिर तो आप कैसे डिसीजन लोगे? आपको चाहिए कि मेरे को, मान लो आपका अजम्पशन रहता है कि मैं सर 10% का ब्याज पे ही रुपया डेफर करता हूँ, मतलब मुझे 10% तो ब्याज चाहिए होता है। तो आप देखोगे कि 120 का वैल्यू आज क्या है 10% के हिसाब से, उस 120 का वैल्यू आज क्या हो रहा है अगर मैं 10% के हिसाब से। इधर देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मज़ेदार। इधर देखना प्लीज़, इधर देखना प्लीज़, इधर देखो। पहला मेथड है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। पहला है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक टाइमलाइन बनाते हैं। टाइमलाइन बनाओ, इस सब तरीके से क्या होता है, बहुत इजीली ग्रास्प हो जाता है, बहुत इजीली से रिटेन होता है। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये हमारा ईयर 0 है, ये हमारा ईयर 1 है और ये हमारा ईयर 2 है, ठीक है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे 120 रुपया मिलेगा आपको, ये 120 आपको यहाँ पे मिलेगा, और आप यहाँ खड़े हो, ये कौन है? ये आप है। और आप क्या करो, आप सोच रहे हो, आप क्या करो, आप सोच रहे हो कि क्या मुझे करना चाहिए। ये 120 मुझे 2 साल बाद मिलेगा, आज क्या करूँ मैं? मैंने आपसे क्या कहा कि आपका एक डिज़ायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने आपसे क्या कहा कि आपका एक डिज़ायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको ये देखना है कि मान लो आपका डिज़ायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, या डिज़ायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का, तो ये 120 का यहाँ और फिर यहाँ अल्टीमेटली यहाँ पे क्या वैल्यू आता है, 120 का यहाँ क्या वैल्यू आता है वो आपको देखना है। अगर वो 100 रुपये से मेरा ज़्यादा है कि कम है वो निकालना है। अगर वो ज़्यादा है तो आप बोलोगे ठीक है सर आप 2 साल बाद देना,
लेकिन अगर कम है तो सर बोलोगे बाकी बातें छोड़ो, आप मुझे अभी 100 रुपये दे दो। ये चीज़ आपको डिसीजन लेना है। इसमें आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ रहे हो इसे। ये 120 को आज का वैल्यू में लेके आ रहे हो आप लोग। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया सर, वेरी गुड। देखो फॉर्मेट दिखाता हूँ फटाफट से इसका। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो, इसका आज के दिन का प्रेजेंट वैल्यू माइनस टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर मैं ऐसे बोलता एग्जांपल आपको कि यहाँ पे आपके 40 रुपये लगेंगे, आपको 40 रुपये देना होगा तब आपको 120 रुपये मिलेगा। एग्जांपल है, ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 40 लगेगा फिर यहाँ 120 मिलेगा आपको। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है कि नेगेटिव कैश आउटफ्लो, और ये मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा है, इसका मतलब ये मेरा क्या है, कैश इनफ्लो है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? यस सर समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब आप इसे लेके आओगे तो इसका वैल्यू मान लो आता है 80 रुपया। 80 नहीं लेते, एक मिनट। अगर आप इसे यहाँ लेके आओगे, इस 120 को अगर आप लेके आओगे यहाँ, तो इसका वैल्यू आता है मान लो 90 रुपया। ठीक है, आपका आज लग रहा है 40, आप कर रहे हो कि नहीं, उनको 90 मिलने वाला है, तो आप क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, आप 40 देने के लिए रेडी हो जाओगे। आप 40 देने के लिए रेडी हो जाओगे। यही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो, 120 रुपये के आज के दिन का वैल्यू माइनस टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 40 रुपया था आपका, 120 माइनस 40। इसे हम कैसे करते हैं, एक प्यारा सा छोटा सा टेबल बनाते हैं हम लोग। ये जो टेबल दिख रहा है आपको, ये टेबल हम बनाते हैं। इसमें हमने सारा ईयर लिखा कि आज आपका क्या जा रहा है, यहाँ पर आज आपका जा रहा है 40 रुपया। अच्छा, आज जो 40 रुपया जा रहा है उसका आज के दिन क्या वैल्यू होगा, ये हम कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू। उसका आज के दिन का क्या वैल्यू होगा, 40 का आज के दिन का वैल्यू क्या होगा? सर अगर 40 जा रहा है तो आज के दिन भी 40 का वैल्यू तो 40 ही है, आज के दिन 40 का वैल्यू तो 40 ही है। कैसे कैसे कैसे? देखो आप लोग बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपका 40 रुपया लग रहा है, तो आज तो इसका वैल्यू 40 ही है। 0 डे 0 पे खड़े हो आप, यस और नो? यस। चलो थोड़ा फास्ट करना होगा सर, हमें कंप्लीट नहीं होगा वरना। चलो, ये 40 है आपके आज के दिन का वैल्यू। मैं बोल रहा हूँ आपका हर साल जो कैश इनफ्लोज आएगा, हमारे एग्जांपल में मैंने लिया कि लास्ट में ही 120 आ रहा था, हो सकता है यहाँ पे 80 है, यहाँ 40 है, फिर 120 बने, कैसे भी हो सकता है, राइट। मैंने एग्जांपल में लिया यहाँ 120 आ रहा था, तो आपको क्या करना होगा, हमारा डिस्काउंट रेट लगाना होगा। डिस्काउंट रेट कैसे निकलता है आपको पता है, 1/1+R करके। सिंस ये 2 साल बाद आ रहा है तो 2 साल इसको डिस्काउंट करना है हमें, तो हमने क्या किया, इसे 1/1+R टू द पावर 2 मैंने किया। मेरा 10% का रेट था तो 1/1 + 10/100 हमारा 1+R हुआ बेसिकली टू द पावर 2। ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। इसका जो वैल्यू आएगा आपका, इसका जो वैल्यू आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। मतलब दिस इनटू दिस इज इक्वल्स टू दिस। सर ये तो YTM अप्रोच में भी था। यस, YTM ही तो हमारा हुआ। YTM में भी सेम बात मैंने कहा था आपको, याद आ रहा है क्या? YTM कॉस्ट टू कैपिटल चैप्टर में कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का एक तरीका था हमारा, एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता था, दूसरा क्या होता था, YTM मेथड। एक होता था अप्रॉक्सीमेशन मेथड, सेकंड वाज व्हाट, YTM मेथड। तो YTM मेथड में भी हम सेम चीज़ करते थे, वही चीज़ है, डिस्काउंटिंग करना, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना। NPV कैसे आता है? NPV आता है हमारा, ये हमारा PV ऑफ कैश इनफ्लोज है, ये हमारा PV ऑफ कैश आउटफ्लो है। इन दोनों को हम लोग नेट करेंगे, मतलब दिस माइनस दिस। ठीक है, ये हमारा इनफ्लो, ये हमारा आउटफ्लो, ये आ गया NPV। अच्छा, NPV अगर मेरा मान लो 0 से बेसी आया, यहाँ पे इसी एग्जांपल में हमारा NPV क्या आया, हमारा NPV क्या है, NPV है 90 माइनस 40 विच इज़ इक्वल्स टू 50। ये हमारा NPV है, हाँ कि ना? अब ये हमारा NPV अगर 50 रुपया है तो मुझे क्या करना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, या आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे मुझे पैसे देने चाहिए कि नहीं, 40 रुपये मुझे देने चाहिए कि नहीं? हाँ देने चाहिए, क्योंकि मेरे फ़ायदा हो रही है।
यस, वही चीज़ है। एनपीवी अगर जीरो या जीरो से बेसी है तो एक्सेप्ट करना है, कम है तो रिजेक्ट करना है। इसे क्या बोला जाता है? आपका इंस्टीट्यूट इसे एक्सेप्टेंस रूल भी बोलता है। मतलब टेक्निकल एक वर्ड सुंदर सा लगा दिया है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सा लॉजिकल सा है कि अगर ये ज़्यादा है तो कर लो एक्सेप्ट, नहीं है तो रिजेक्ट कर दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं? पहले एनपीवी बताओ। मैं बताऊँ, कैपिटल बजटिंग प्रॉपर पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना लॉजिकल चैप्टर है, इतना मज़ेदार चैप्टर है कि मैं क्या बताऊँ। समझ में आया? अच्छा, एक रिपीट कर देता हूँ। हमारा नोट्स अगर आपको चाहिए, हमारा ये नोट्स चाहिए, ये पूरा नोट्स हमारा चाहिए, तो आपके घर तक आपको मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म भर दो, ये नोट्स मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। कहीं पर भी आप हो पूरे भारत देश में, ये नोट्स अगर आपको पढ़ना है, आप सीए इंटर का आपका एग्ज़ाम है जनवरी महीना में, मई महीना में, कभी भी आपका एग्ज़ाम है जनवरी या मई में, तो ये नोट्स उसी हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया है कि आपका बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट टेक्निक में आते हैं। अपने कर क्या रहे थे, इधर आओ। अपना हमारा टेक्निक्स था यहाँ पे, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है, उसमें हमने एनपीवी कर लिया। अब हम कर रहे हैं ये, अभी हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाले। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आ जाओ। छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट है, 3-4 तो इसके नाम है। मुझे नहीं पता, इंस्टीट्यूट आपको अगर दूसरा नाम से पूछ ले तो आप भूल ना जाओ, कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने सारे नाम कवर करा लिए यहाँ पे। आपको क्या करना है, तीनों चारों नाम ध्यान रखना है, तीनों का मतलब सेम है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बड़ा सा सिंपल सा कंसेप्ट है, बड़ा सा सिंपल सा कंसेप्ट है। हमारा एग्जांपल ही देखो, ये एग्जांपल में अगर मैं थोड़ा सा बेटर तरीके से इसे लिखूं तो ये ऐसे कर सकते हैं क्या। पहला वाला हमारा एनपीवी था, हमने पहले एनपीवी निकाल लिया। इसी एग्जांपल में मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को पीआई लिख सकता हूँ, पीआई निकाल दूँ। इसी एग्जांपल में पीआई निकाल दे क्या? एग्जांपल क्या था, अगेन क्विकली, 40 रुपये आज आप मुझे दे रहे हो, 120 रुपये आपको यहाँ मिल रहा है। 40 रुपये आज आप मुझे दे रहे हो, 120 रुपये आपको मिल रहा है। आपका डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% का है, तो आपका ये हमारा एग्जाम्पल का बात है। ठीक है, इसमें हमने निकाला सबसे पहले एनपीवी। इस 120 को हमने आज के दिन का वैल्यू निकाला, विच इज़ व्हाट 90। उस 90 को यहाँ पुट किया, कैश आउटफ्लो था, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो 40 था, बिकॉज आज के 40 का दाम 40 ही रहता है, तो हमारा एनपीवी आ गया 90 माइनस 40, 50। इसी एग्जाम्पल में पीआई निकाल देता हूँ। सारे सिंपल इजी से बातें हैं। पीआई कैसे होता है, पीआई है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या है, आप लोग बताओ। 90 डिवाइडेड बाय 40, कितना आएगा 90 डिवाइडेड बाय 40? कैलकुलेटर लेके बैठे हो कि नहीं सब? कैपिटल बजटिंग करने बैठे हो, कैलकुलेटर लेके बैठना है। मैं लेके बैठा हूँ, आप लोग भी लेके बैठो। 2.25 आ गया हमारा पीआई। वही चीज़ है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज। बढ़िया से हुआ। एन इन्वेस्टर, आपको हर समय डिसीजन मेकिंग में डिसीजन दे के आना एग्जाम में। आपको कंक्लूजन लिखना है, 1 लाइन 2 लाइन कंक्लूजन लिखना, उसका भी नंबर है। भूल मत जाना, सिर्फ यहाँ तक करके आओगे, उसके निकाल के आ जाओगे 2.25। सोचोगे मुझे 4 में 4, 3 में 3, 5 में 5 मिल जाएगा, नहीं, एक नंबर कट जाएगा आपका, एक नंबर आपका कट जाएगा। आपको क्या करना है, एन इन्वेस्टर शुड ऑप्ट फॉर द प्रोजेक्ट व्हेन पीआई इज ग्रेटर देन 1। इस तरीके से कुछ आपको कंक्लूजन अपना रिमार्क्स दे के आना है। सर ये कैसे पीआई ग्रेटर देन 1? देखो, अगर एनपीवी से हमारा एक्सेप्ट हुआ प्रोजेक्ट, एनपीवी ग्रेटर देन 0 था, एनपीवी ग्रेटर देन 0 था तो ऑब्वियसली पीआई ग्रेटर देन 1 होगा। एनपीवी ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली पीआई ग्रेटर देन 1। आपको लिखना है तो कहीं लिख लो ये सारी बातें। Whenever NPV is greater than 0 then PI has to be greater than 1. How? सिंपल सा बात है सर, क्या बात कर रहे हो? इधर इसका फॉर्मूला क्या है, PV ऑफ कैश इनफ्लो माइनस PV ऑफ कैश आउटफ्लो। तो मैंने उससे यहाँ लगाया, इससे यहाँ लगाया, ग्रेटर देन 1 आएगा ही ना, न्यूमरेटर ज़्यादा। ये पॉजिटिव अगर आएगा तो ये पॉजिटिव अगर आया, अगर ये पॉजिटिव अगर आया मतलब ग्रेटर देन 0, और पॉजिटिव अगर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा आंसर।
सिंपल सा बात है। एनपीवी से हमने एक्सेप्ट किया तो पीआई से भी हमने एक्सेप्ट ही किया, डिसीजन मेकिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश इनफ्लो इन कैपिटल बजटिंग। छोटा सा कैश इनफ्लो का, कैश आउटफ्लो का बाद इतना हमने किया। कैश आउटफ्लो क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, ये सारे हमारे कैश आउटफ्लोज हुए। कैश इनफ्लोज कौन कौन से हुए, रेवेन्यू रिकरिंग कैश इनफ्लो जो हर साल आता है, एक होता है टर्मिनल कैश इनफ्लो, मतलब मैंने जो मशीन का एग्जांपल लिया था सैल्वेज वैल्यू समझाते टाइम, मैंने क्या कहा था कि 1 करोड़ की हमारी मशीन है, लास्ट में 2 लाख रुपया मिलेगा मुझे। वो जो सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू था वो था 2 लाख रुपए। वो क्या था, वो मेरा था टर्मिनल कैश इनफ्लो। वो क्या था, वो था मेरा टर्मिनल कैश इनफ्लो। ये आपको समझना होगा, एग्जाम में आपके 2 तरीके से कैश इनफ्लो रह सकते हैं, एक ये और एक ये। दोनों को आपको फैक्टर इन करके, दोनों को सम में इक्वेशन में अपने ढाल के सम सॉल्व करके आना है। भूल मत जाना कि आपने सिर्फ इसे ले लिया, इसे इग्नोर कर दिया, ऐसा मत करना। रेवेन्यू और रिकरिंग कैश इनफ्लो कैसे आ सकता है, सीधी सी बात है, जो आपने बेचा माइनस जो आपके खर्चे थे माइनस टैक्स। टर्मिनल कैश इनफ्लो, स्क्रैप सेल हुआ, रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल हुआ, मतलब वर्किंग कैपिटल अगर आपका कुछ फंसा हुआ था, अब प्रोजेक्ट अगर ख़त्म हो गया अगर, तो उस वर्किंग कैपिटल का भी तो मुझे मिल जाएगा, वो वर्किंग कैपिटल भी। अब प्रोजेक्ट खत्म हो गया, बात खत्म, आगे बढ़ो। ठीक है। जनरली रेवेन्यू कैश इनफ्लो हैपेंस थ्रू आउट द ईयर, बट फॉर कैपिटल बजटिंग वी अज्यूम इट एट ईयर एंड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें किसी को दिक्कत की बात नहीं है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी एक और चीज़ है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या है, अभी तो इतना हमने बात आया सर, आपको तो पता ही। अब हमें ये 120 को जो यहाँ पे 90 लेके आए, वही डिस्काउंटेड कैश फ्लो है। ठीक है। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, सर पे बैक पीरियड आपने बताया नहीं, सर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में आप पहुँच गए। देखो इधर आओ वापस, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में आओ। हमारा ये हो गया, ये हो गया, अब हम ये कर रहे हैं। आईआरआर पे आता हूँ मैं, आईआरआर थोड़ा इंपॉर्टेंट एंड बड़ा है, तो आईआरआर पे आता हूँ। अब हम ये कर रहे हैं, साथ में मैं ये भी करा दूंगा, तो दोनों आपका एक साथ हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा, इजी सा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर देखो, इधर देखो एक बार, थर्ड वाला लिखता हूँ हम, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या हुआ, अगर आज मान लो आज आपका कैश आउटफ्लो है 1 लाख रुपए का, आज का कैश आउटफ्लो है 1 लाख रुपए का। हमारा जो शार्क टैंक वाला एग्जांपल था वही ले ले क्या, इससे 1 लाख का 1 करोड़ कर दे क्या। एक बार के लिए इसे 1 करोड़ कर देता हूं। हमारा आज का कैश आउटफ्लो शार्क ने दिया 1 करोड़ रुपया। कैश इनफ्लो क्या था शार्क का, हमारे शार्क का कैश इनफ्लो क्या है, हमने बात किया था 30 लाख। एक बार सिंप्लिसिटी के लिए मैं करा रहा हूँ, 25 लाख ले लो, 25 लाख फॉर एवरी ईयर। एवरी ईयर हमारा 25 लाख है एग्जाम्पल में। पे बैक पीरियड क्या हुआ, मैं लिख रहा हूं तो आपको भी लिखना है, एग्जाम में मुझे नहीं देना, मुझे एग्जाम आपको देना है ना। पे बैक पीरियड क्या हुआ, पे बैक पीरियड क्या हुआ, पे बैक पीरियड क्या हुआ, 1 करोड़ आज लगा, 25 लाख हर साल आ रहा है। पे बैक मतलब मैंने जो पे किया वो मुझे वापस कब मिल रहा है, पे बैक। यस वही है, पे बैक वर्ड में ही तो है। आपने जो पे किया आज, उस पे बैक आपको वो बैक वापस कब मिल रहा है, मतलब सिंपल सी बात, ये जो 1 करोड़ आपने लगाया, ये जो 1 करोड़ आपने लगाया, इसको आप 25 लाख से डिवाइड कर दो, तो आपका आ गया 4 ईयर्स, दैट इज ए पे बैक पीरियड। 4 साल में वापस रुपए आ गए। सर टाइमलाइन से भी समझाओ, ठीक है टाइमलाइन से भी बता देते हैं। ये टाइमलाइन था आपका, ये टाइमलाइन था। आज हम कहाँ हैं, आज हम ईयर 0 पे हैं हमेशा। ये ईयर 1, ये ईयर 2, ये ईयर 3 और ये ईयर 4। ये आपका टाइमलाइन है। आज आपका क्या लग रहा है, आज आपका लग रहा है क्या, आज आपका लग रहा है 1 करोड़, 1 CR का हमारा आउटफ्लो है। ठीक है, ध्यान दो इधर ध्यान दो, हमें एक वीडियो में कंप्लीट करना है, पेस भी मेंटेन करना है। 1 सेकेंड, हमारा चार्जर गिर गया, 1 सेकेंड।
हमारा 1 करोड़ आज आउटफ्लो था, हमारा 1 करोड़ का आज आउटफ्लो है, और मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा 25 लाख रुपए करके आपको मिल रहे हैं हर साल। यहाँ 25 लाख, यहाँ 25 लाख, यहाँ 25 लाख, यहाँ 25 लाख, 25, 50, 75, 100 हो गया ना 1 करोड़। ये जो 1 करोड़ का हमें 25 लाख करके मिला, वो क्या हुआ हमारा अल्टीमेटली फिर 4 साल में मिला, यही था हमारा पे बैक पीरियड। सब मेरे साथ हो कि नहीं? ध्यान दो, ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। अच्छा, ये हमारा पे बैक पीरियड तो हुआ, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है क्या इसमें? किन किन बच्चों को इसमें गड़बड़ लग रहा है नीचे मैसेज करो, नीचे कमेंट करो किस किस को इसमें कोई प्रॉब्लम लग रहा है। समझ में आएगा कि कितने आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं। हमारे कितने समझदार बच्चे हैं, सब समझ में आ जाएगा हमें। ध्यान दो, आपको क्या हो रहा है, 25 लाख यहाँ मिला, 25 लाख यहाँ मिला, 25 लाख यहाँ मिला, 25 लाख यहाँ मिला। सर आप कंपेयर कर रहे हो इस 1 करोड़ से, ठीक है। सर जो 4 साल बाद 25 लाख मिल रहा है, उसके आप आज का 1 करोड़ से कंपेयर जब कर रहे हो तो उसे भी 25 लाख ही मान रहे हो। मैंने यहाँ पे 25 लाख ही माना है यूनिफॉर्मली। कुछ डाउट हुआ, कुछ गलत लग रहा है क्या? कोई कोई एक ऐसा चीज है जो मिस हो रहा है? यस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा यहां छूट गया, यहां कंसिडर ही नहीं हुआ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दैट इज वाई इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग, ट्रेडिशनल, नॉन डिस्काउंटेड। डिस्काउंटिंग हुई नहीं। 4 साल बाद वाले का अमाउंट को भी हमने आज भी वही अमाउंट मान लिया, तो कोई गलत? ये तो बहुत ही नाइंसाफी है, ये तो बहुत ही नाइंसाफी है। इसी प्रॉब्लम को ठीक करता है क्या? अब आप लोग बताओगे, इसी प्रॉब्लम को ठीक करता है क्या? हमारा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। हमारा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इधर देखो, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड सेम एज पे बैक पीरियड डिस्कस्ड। हमने आगे यहाँ पे मैंने बाद में पे बैक पीरियड कंसिडर किया, पर आपको बता दिया, एक्सेप्ट द इम्पैक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो मैंने कहा कि डिस्काउंटेड कैश फ्लोज यूज होते हैं, मतलब अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे होगा मान लो 10%, अगर मैं लिखूँ आपका रेट ऑफ रिटर्न, रेट है आपका यहाँ पे मान लो 10%, तो 10% के हिसाब से इसको डिस्काउंट करना होगा यहाँ पे। इसको एक बार डिस्काउंट 10%, इसको 2 बार, इसको 3 बार, इसको 4 बार। चारों को डिस्काउंट करके जो वैल्यू आएगा उससे आपका पे बैक पीरियड निकलेगा। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, सपोज, कैसे करना मैं क्विकली दिखाऊं क्या आपको एक बार? देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं लिख रहा, आपके लिए लिख रहा हूँ। कैश इनफ्लो है हमारा 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, ठीक है। हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10% का, तो ये हमारा एक बार होगा 0.909। कैसे आएगा? 1, कैलकुलेटर हाथ में लो, 1 डिवाइड बाय 1.1, 0.909, 0.826, 0.753, 0.651। यहाँ पे आपका जो भी आएगा प्रेजेंट वैल्यू, ये आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। सपोज ये आता है, मानते हैं एक बार के लिए, एक प्रॉब्लम इसमें, अगर मैं लॉजिकल बात समझो आप लोग, एक बार लॉजिकल बात समझो। मेरा जो एग्जांपल था उसमें एग्जैक्ट 1 करोड़ यहाँ पे एग्जैक्टली 1 करोड़ ख़त्म हो गया था, तो अगर मैं डिस्काउंटिंग यूज़ करूँगा तो सर कभी भी मैं 1 करोड़ को वसूल नहीं पाऊँगा। समझ में आ रहा है ना? प्लीज़ समझ में आ रहा है ना? तो मान लो 1 साल और था इसमें, 1 साल और था 25 लाख का, और यहाँ पे ईयर 5 भी था, ठीक है। डिस्काउंटेड पे बैक समझने के लिए 1 साल बढ़ाया मैंने बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 25 लाख आ जाएगा, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1.1 का हमारा 5वां साल का फैक्टर आएगा। ये हमारा होता है 0.683, और ये हमारा है 0.751, ठीक है। 5वां साल का फैक्टर है 0.620, 0.620। प्रॉपर अटेंशन से चाहिए मुझे इधर।
तो ये यहाँ पे कुछ आया। अब मान लो ये डिस्काउंटिंग के बाद बनता है कितना, मैं बताऊँ क्या? अब अगर ये डिस्काउंटिंग के बाद बनता है 1.10 करोड़। अब अगर ये डिस्काउंटिंग के बाद, अब अगर डिस्काउंटिंग के बाद ये जो अमाउंट आपका बन रहा है, ये जो अमाउंट आपका बन रहा है डिस्काउंटिंग के बाद वाला, ये जो डिस्काउंटिंग के बाद रहेगा वो आपको कंसिडर करना है आपके डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में। हमारे जो डिस्काउंटेड वाले कैश फ्लोज थे, हमारे जो डिस्काउंटेड वाले कैश फ्लोज थे वो कंसिडर होता है पेबैक पीरियड में। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, आईआरआर करते, दैट दिस इज़ इम्पोर्टेंट, आपको ध्यान देना है यहाँ पे, आईआरआर पे ध्यान देना ही, ये इम्पोर्टेंट है। ओके इधर देखो, IRR is the rate at which PV of cash inflows is equals to PV of cash outflows. IRR is the rate at which PV of cash inflows is equal to PV of cash outflows. कहाँ पे सुना था ये पहले? ये लाइन कहाँ पे सुनी थी पहले? सर ये लाइन हमने सुना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल YTM अप्रोच, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ KD बाय YTM अप्रोच, सेम चीज़, वो डिट्टो सेम चीज़ यहाँ पे आया। IRR हमारा वही होता है, IRR हमारा वही होता है। कैसे निकालते हैं हम IRR? कैसे निकालते हैं हम IRR? IRR निकालते हैं हम कैसे? using hit and trial, using hit and trial and what? And interpolation। कोई दिक्कत? हिट एंड ट्रायल एंड इंटरपोलेशन यूज करके हम IRR निकालते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको क्विकली, एक एग्जांपल के तरीके से हम समझेंगे, आपको बहुत बढ़िया से ये पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। जो मैंने एग्जांपल वहाँ लिया था वापस सेम एग्जांपल लेता हूँ। पहले इंटरपोलेशन क्विकली एक बार देखते हैं। हिट एंड ट्रायल क्या हुआ? हिट एंड ट्रायल क्या हुआ? कोई चीज़ को बार बार हिट करके ट्राई करना कि मेरा सही बैठ रहा है कि नहीं, ऐसा ही कुछ हुआ हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल पे आते हैं 1 मिनट में, लेकिन एक बार IRR वापस, एक बार IRR बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सिंपल, बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट होता है IRR। अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर है और अगर 3 किलोमीटर 3000 मीटर है तो 2 किलोमीटर कितना हुआ? 2000 मीटर। सर क्या आप भी पूछ रहे हो? ये आपने ऐसे ही बता दिया। वाई? बिकॉज आपको स्केल पता था, आपको स्केल पता था, यहाँ पे आपको पता था ये कैसे आएगा। आप कर क्या रहे हो पता है? आप IRR लगा रहे हो, आप इंटरपोलेशन लगा रहे हो यहाँ पे। इससे मैं x बोल दूँ एक बार, इसे मैं x बोल दूँ क्या एक बार? रेट से लिख देता हूँ x, ये हमारा x है। तो हमारा क्या बनता है ये ना, x माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। इसे सॉल्व कर दो, x आएगा आपका 2000। ये IRR लगाया आपने। समझ में आ रहा है क्या किसी को? इधर आओ एक बार, एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, उसी एग्जांपल से क्विकली करवा देता हूँ। एक बार एग्जांपल मैंने लिखा है, उसी एग्जांपल से क्विकली करवा देता हूँ, IRR आपका पूरा क्लियर हो जाएगा वापस। क्या लिया मैंने एग्जांपल में? इधर देखो आप लोग, एग्जांपल में मैंने क्या लिया है? मैंने एग्जांपल में लिया है ईयर 0 में मेरा 80 रुपये का कैश आउटफ्लो है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया। IRR मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट्स निकालने ही हमारा IRR होता है। ठीक है, एक बार भूल जाओ इसे, एक बार भूल जाओ। ठीक है, ये डिटेल दे दिया है क्वेश्चन में, ये डिटेल देगा IRR के क्वेश्चन में, आपको बोल देगा IRR निकालो। कैश आउटफ्लो, कैश फ्लो का डिटेल दे देगा और बोल देगा IRR निकालो। कैसे निकालोगे? अभी आपको जैसे इसको समझना, आप इसे नेगेटिव में अगर लोगे तो ये 6.5 और 106.5 पॉजिटिव में हो जाएगा। साइन का बात है, चाहे आप इसे नेगेटिव लो तो इसे पॉजिटिव करना। फिर यहाँ पे नो ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स नहीं होगा यहाँ पे, फिर ब्रैकेट्स नहीं होगा अगर आप जैसे भी आपको लेना है।
या तो आप यहाँ पॉजिटिव लो या नेगेटिव ले लो, ठीक है, कोई भी तरीके से लो, एक ही बात होती है। हम क्या करते हैं इंटरपोलेशन आईआरआर में, हम करते हैं हिट एंड ट्रायल, मतलब अलग अलग रेट्स को हिट करना। ये क्वेश्चन में नहीं है, ये मैंने अपनी इच्छा से हिट किया 10% पे, मैं 10% पे हिट कर रहा हूं। मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहता हूं ताकि ये जीरो आ जाए। ये जीरो क्या आना चाहिए सर? आईआरआर क्या होता है? आईआरआर इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। याद रहेगा कि नहीं? आईआरआर इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। 5 बार अपने मन में बोलो, 5 बार मन में बोलो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट मान लो ये कैश आउटफ्लोज है, ठीक है, मान लो, और ये कैश इनफ्लो है, तो आज का प्रेजेंट वैल्यू उसका 80 रहेगा। इन सब का वैल्यू मिला के कुछ आएगा, इसमें क्वेश्चन में आ रहा है 91.259 मान लो, ठीक है, मान लो क्या आ ही रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लोज को नेट करने के बाद माइनस 11.259 आया। अगर जीरो आ जाता तो मेरा आईआरआर 10% होता। अगर ये जीरो आ जाता, if this comes to zero, then IRR would be 10%, ठीक है। अगर ये जीरो आता तो 10% होता है, वही आईआरआर होता है, बट हमारा ओहो आया ही नहीं जीरो। क्या करें सर, जीरो आया ही नहीं, आईआरआर कैसे निकालेंगे अब? तभी तो हम यूज़ कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल। वापस हिट करके ट्राई करिए। तो मैंने क्या किया, वापस एक रेट लिया, 13% का रेट लिया, इसमें फिर से हिट किया, मैंने प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाले, ये आपका यहाँ पे आया नेट करके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करके नेट आपका ये आया। अब हमें इंटरपोलेशन करना है। हमने क्या लिखा, हिट एंड ट्रायल हो गया आपका। नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको समझाया इंटरपोलेशन का तरीका। वही सेम चीज़ यहाँ पे इंटरपोलेशन का आपको जैसे करना है, ये इंटरपोलेशन के लिए मैंने छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला भी बना के दे दिया आपको। ये फॉर्मूला पे आप पुट करो इंटरपोलेशन के फिगर्स, हो जाएगा। इंटरपोलेशन का मतलब आपको पता है, आप समझ में आ गया। वही चीज़ से ये समरी करके एक फॉर्मूला मैंने बनाई है, वहीं से आई है ये फॉर्मूला, कहीं से नहीं आया। बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं है ये, वही लॉजिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है ये। यहाँ पे L क्या है, L इज़ द लोअर रेट, NPV ऑफ L क्या है, ये आया हमारा NPV ऑफ L। अगेन ये यहाँ पे आया, और ये हमारा जो 406.52 था वो यहाँ पे हमारा यहाँ आ गया, NPV ऑफ हायर रेट। L इज़ लोअर रेट, H इज़ हायर रेट, H इज़ हायर रेट। इनटू कर रहे हैं हम किससे, H माइनस L, मतलब हायर रेट माइनस लोअर रेट। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये बैट वैसा ही इक्वेशन रहा है, मतलब कि IRR माइनस एल बाई एच माइनस एल इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर लिखता हूँ मैं, IRR माइनस एल बाई एच माइनस एल इज इक्वल्स टू PV ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो डिवाइडेड बाई NPV ऑफ L माइनस NPV ऑफ H। ये जो लिख रहा था मैं, यही जो है वही है यहाँ पे आपका आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वही चीज़ है, देखो, x माइनस ये बाई ये इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ये बाई। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर है, आगे बढ़िए। इसको सॉल्व करो, आपका एरर आ जाएगा 15.11% इस क्वेश्चन में आपका जैसा आंसर है। एक दो चीज़ ध्यान रखो एग्जाम में, एक दो चीज़ का ध्यान रखो आप लोग एग्जाम में। IRR के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट प्रेफर करता है कि एक आप लो नेगेटिव, एक NPV आपका आना चाहिए नेगेटिव एक रेट में हिट करने के बाद। अगर आपने क्या किया यहाँ पे, अगर आप मान लो 10% से हिट करते हो और आपका आता है मान लो पॉजिटिव फिगर, तो अगर आप फिर नेक्स्ट हायर रेट से हिट करोगे बिकॉज यू वांट द रिजल्टेंट फिगर टू बी नेगेटिव नाउ। मैं बोल क्या रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 13% से हिट किया था, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था 16% से हिट। अगर मैं करता यहाँ पे, अगर मैं 16% से हिट करना आपको करना, आप करना इस क्वेश्चन को सॉल्व, आप 16% से हिट करो, ये जो आएगा आपका ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जगह पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर आपका आंसर क्या होगा, 10% से 16% के बीच में, तभी ये 15.11 बैठेगा। समझ में आया?
एक एनपीवी निकालना है जो हमारा पॉजिटिव है, सेकंड एनपीवी शुड बी नेगेटिव। तो हमारा जो आंसर होगा वो उस दोनों रेट के बीच में होगा। अप्रोक्सीमेशन, इंटरपोलेशन बहुत ही अच्छा तरीके से बैठ पाएगा। ये इंस्टीट्यूट प्रेफर करता है, आपको भी वैसे ही करके आनी है, ठीक है। समझ में आया आईआरआर? नेक्स्ट बढ़ते हैं मॉडिफाइड आईआरआर। सर आईआरआर तो मुश्किल से समझ में आया, मॉडिफाइड आईआरआर क्या ले आया आपने? बड़ा सिंपल सा है। मॉडिफाइड आईआरआर सर ये डिस्काउंटिंग वगैरह ना बड़ा झमेले का काम था जो आईआरआर में आपने बताया। मल्टीपल रेट लो फिर डिस्काउंट करो, उसी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया है? मॉडिफाइड आईआरआर। क्यों मॉडिफाइड आईआरआर क्या करता है? अगर आपका ये मान लो टाइमलाइन है, ये ईयर 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 साल का आपका टाइमलाइन है। आईआरआर में क्या कर रहे हैं हम? डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड क्या है? मॉडिफाइड आईआरआर। कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे मालूम है? इसमें हम कंपाउंडिंग करेंगे। किसी चीज़ को, पेपर अगर है, अगर आपका कोई पेपर है, पेपर को अगर आप फोल्ड करते हो, फोल्ड करके छोटा कर ले तो पेपर को, तो वो क्या हुआ? डिस्काउंट। उसको खोल दो तो वो क्या हो गया? कंपाउंड। डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ यूज होता है हमारा मॉडिफाइड आईआरआर में। इधर देखो, इट एड्रेसेस द लिमिटेशंस ऑफ आईआरआर लाइक इट एलिमिनेट्स द मल्टीपल आईआरआर रेट्स। मल्टीपल आईआरआर रेट हट जाते हैं। इसका दूसरा नाम है टर्मिनल वैल्यू मेथड। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, टर्मिनल वैल्यू मेथड इसका दूसरा नाम है। इंस्टीट्यूट कैसे भी पूछ सकता है आपसे, फिर आके मत बोलना सर टर्मिनल वैल्यू मेथड तो आपने बताया ही नहीं था। दोनों एक ही होता है मेरे बच्चों, आपको ध्यान रखना है। टर्मिनल वैल्यू मेथड और आईआरआर इज सेम, मॉडिफाइड आईआरआर इज सेम। Instead of discounting like done in IRR, we compound the interest rates to arrive it on the last date. Compound करके कहाँ लेके जाएंगे हम इसे? यहाँ पे ये हमारा लास्ट डेट है, यहाँ एंड है। दिस इज व्हाट प्रोजेक्ट एंड डेट, प्रोजेक्ट एंड डेट। एवेंजर्स एंड गेम वैसे ही प्रोजेक्ट एंड डेट। चलो बेसिकली क्या है? कैश आउटफ्लो आपका क्या रहेगा मालूम है? कैश आउटफ्लो दे दिया जाएगा मान लो 500 लाख का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे देगा आपका क्वेश्चन आपको 8% एग्जाम्पल, और आपका कैश इनफ्लोज दे देगा। कैश इनफ्लो दे देगा 100, 200, 300 फॉर 3 ईयर्स। आपको बोलेगा कैलकुलेट मॉडिफाइड आईआरआर। कैलकुलेट मॉडिफाइड आईआरआर आपको क्या करना है कि इस 8% को, अच्छा एक बात बताओ, ये जो 100, 200, 300 मैंने बताया, ये कब मिलेगा? ये 100, 200, 300 कब मिलेगा हमें? सर 100 मिलेगा सर पहला साल से, 200 दूसरा साल, तीसरा थर्ड ईयर। मॉडिफाइड आईआरआर में हमारा एग्जांपल में आते हैं। एक बार हमारा एग्जांपल में, इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम पास नहीं हो रही, इंपॉर्टेंट बात है। चलो यहाँ 500 लाख आपका आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ 100, यहाँ 200, यहाँ 300 मिल रहा है। मान लो ईयरफोन नहीं है, ठीक है, मान लो ईयरफोन नहीं है, हटा दो। चलो 3 साल भी समझते हैं हम। तो हमने बात किया, हम यहाँ कर रहे हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग स्टार्ट कहाँ से होगी? अगर ये 100 रुपया ईयर 1 में मिल रहा है, हमें पहुँचना यहाँ है, तो कितना जगह कंपाउंड होने का? 2 बार। पहला फिगर 2 बार कंपाउंड होगा, दूसरा फिगर 1 बार। ये 1 बार और ये कंपाउंड ही नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडिफाइड आईआरआर। सारे बच्चे यहाँ गलती करके आते हैं। आप बच्चों, आप सब स्मार्ट हो, आपको गलती नहीं करना है। अपने को जनवरी एग्जाम बहुत ही बढ़िया से करना है, कोई गलती नहीं चाहिए। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे 2 बार करना है इसे कंपाउंडिंग, इसे 1 बार करना है, इसे 1 बार करना है और इसे करना ही नहीं है। समझ में आया? हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? वाई? बिकॉज ये आपको एंड ऑफ ईयर 1 में मिल रहा है। ये ईयर 1 है, ये ईयर 1, ये ईयर 2, ये ईयर 3, y1, y2, y3 ये यहाँ मिल रहा है आपको, तो जगह ही 2 बार बचाना है। सिंपल सी बात है, टाइमलाइन इमेजिन कर लेना। क्वेश्चन बहुत बार क्या देगा? ध्यान दो मेरे दोस्तों, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या करेगा? यहाँ पे बोलेगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 आपको मिला है 100 रुपया। मैं बहुत ही बोल्ड करके आपके लिए मैंने यहाँ लिखा है, वैसे ही देखो
कहाँ गया? ये देखो, कैश इनफ्लोज इन द अबव एग्जांपल मैंने जो लिया था वो एंड ऑफ द ईयर लिया था। अगर मान लो मैं लूँ बिगनिंग, बिगनिंग और यहाँ पे ये एंड था, ये एंड था, एंड था, ठीक है ना। तो मेरा क्या हो रहा है तब? मेरा कंपाउंडिंग ये 3 बार हो रहा है, ये 2 बार हो रहा है, ये 1 बार हो रहा है। ये यहाँ मिलेगा, अगर ये 100 रुपये यहाँ मिलेगा तो 1 2 3, ये 200 यहाँ तो 1 2 और ये 300 यहाँ तो 1। वही चीज़ है। आपको क्या करना है, मॉडिफाइड आईआरआर के क्वेश्चंस में 8% आपको दे देगा, आपको 8% के हिसाब से कंपाउंडिंग करनी है, मतलब 1.08। अभी मैं मानता हूँ कि ये मेरा एंड ऑफ द ईयर है, एंड ऑफ द ईयर लिख देते हैं सर, फिर आप बोलोगे आपने लिखा कहाँ, एंड ऑफ द ईयर। अभी तो ये आपका एंड ऑफ द ईयर में, ठीक है। ये आपका होगा 1.08 2 बार, 1.08 और ये हमारा 1, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद मॉडिफाइड आईआरआर कैसे निकलता है, यहाँ ध्यान दो। मॉडिफाइड आईआरआर MIRR इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज रूट, अंडर रूट का साइन। हमारा क्वेश्चन कितना साल के लिए था? 1 2 3 साल के लिए था, तो 3 रूट ऑफ क्यूब, रूट ऑफ 3, क्यूब रूट क्यूब बोल रहा हूँ 3 बार है इसीलिए, वरना यहाँ पे जितना साल होगा उतना आएगा, ठीक है। पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो या कैश आउटफ्लो -1। ये MIRR निकालने का फार्मूला है हमारा, MIRR निकालने का ये हमारा फार्मूला है। सर ये आता कहाँ से? ये सब फार्मूला वगैरह आप जो कराते हो, मैं बताऊं कोई भी फार्मूला कुछ भी नया नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक प्रिंसिपल्स आपको ध्यान रखना है, सारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे। बचपन में पढ़ा था कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। क्विकली यहाँ ध्यान दो एक बार, मुझे बताना ज़रूरी है। ये मेरी इच्छा है कि मैं ये भी आपको कवर कराऊँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। हमारा 1 सेकंड में यहाँ पे कुछ पुराना वाला डिस्कशन का हमारा एक बार मिटा देता हूँ, हमें फुल पेज मिलेगा, फुल पेज में बढ़िया से डिस्कस करेंगे। मुझे 1 मिनट टाइम दो, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपको कराना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, क्या सर? ये तो हमें पता है, यही है, यही हो रहा है यहाँ पे भी। आपने रिलेट किया नहीं किया, तो इसलिए मैं, मुझे 2 मिनट टाइम दो, मैं बता रहा हूँ। इधर देखो, ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है। यहाँ पे अगर मैंने 1 लाख रुपए जमा किए, ये बैंक है, ये बैंक है, यहाँ मैंने 1 लाख रुपया जमा किया, ये मेरा 4 साल का पीरियड है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दे रहा है, मैंने फिक्स डिपॉजिट किया बैंक में, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे रहा है 10% का। क्या होगा? ये 1 लाख रुपया, ये 1 लाख रुपया का क्या होगा मालूम है? ये 1 लाख का क्या होगा? यहाँ पे आके ये 1.10 लाख हो जाएगा, यहाँ पे आके ये 1.10 लाख हो जाएगा। येस और नो? सिंपल सा बात है। 1 लाख मैंने जमा किया, 10% जोड़ो, उस पर लोड करो तो 10%, 10,000 रुपया जुड़ा, 1,10,000 रुपया हुआ। अगर मैं ये 10,000 को, अगर मैं ये 10,000 को निकाल लूँ, विदड्रॉ कर लूँ, तो फिर मेरा प्रिंसिपल विल रिमेन अगेन 1 लाख। अगेन यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं विदड्रॉ कर लूँ, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर से एक 1.10 लाख होगा। फिर से मैं निकाल लूँगा 10,000, तो फिर ये 1 लाख रुपया खड़ा रहा, फिर ये 1,10,000 फिर निकाल लूँगा तो फिर 1,10,000 ही रहेगा। ये अपने करते हैं, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। PRT बाई 100 करते थे ना, 1 लाख प्रिंसिपल है, इंटू आर है 10%, टाइम है 4 साल, बाई 100, तो पता है 40,000 आएगा। बात खत्म। क्योंकि मैं 10,000 करके हर साल निकाल रहा हूँ, 10,000 10,000 10,000 करके मैं 10,000 करके सर निकाल ले रहा हूँ ना, और यहाँ पे भी 10,000 था, तो कितना हुआ? 40 के हुआ।
ये हमारा हुआ सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट ये बोलता है कि आपने आज 1 लाख जमा किया, यहाँ ध्यान दो, यहाँ एक बार सिर्फ यहाँ ध्यान दो, आपने आज 1 लाख रुपया जमा किया, मैं निकालूंगा नहीं, मैं जमा रहने दूंगा, मैं सीधा 4 साल बाद आऊँगा। बैंक को बोलता है, मैं बैंक को बोलता हूँ कि भैया बैंक, मैं आज नहीं, कल नहीं आऊँगा, परसों नहीं आऊँगा, तरसों नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा सीधा चौथे साल के एंड में, यहाँ पे आऊँगा। अब बता मुझे कितना देगा तू, अब बता मुझे कितना देगा तू, मैं चौथा साल के बाद आऊँगा। सर सारे चीज़ कवर कर रहे हैं अपने, आपको पूरा टेंशन चाहिए। 1 + 10/100 टू द पावर 4, ये जो भी आएगा आपका, ये अमाउंट हुआ चौथे साल के एंड में। इस अमाउंट से, ये जो अमाउंट को ए लिखूं अगर, तो ये जो अमाउंट से आपको क्या करना है, ये अमाउंट माइनस 1 लाख करोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। दिस हैज़ टू बी मोर देन 40,000, आप करके देख लेना। क्यों सर, क्यों 40,000 से बेसी होगा? अरे मेरे भाई, अगर ये 1,10,000 यहाँ पे हुआ, फिर ये 1,10,000 पे 10% जुड़ेगा, मतलब 1,21,000, 1,21,000 पे फिर 10% जुड़ेगा, तो 1,33,000 समथिंग, 1,33,000 समथिंग पे 10,000 जुड़ेगा, तो 1,45,000 समथिंग, 1,46,000 कुछ आना चाहिए। तो 40,000 सिंपल इंटरेस्ट में आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था 46,000, तो 6,000 का इंक्रीमेंटल फ़ायदा है, यही मैं बोल रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने लिखा ना, आप इधर आओ, ये क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट से आया है। किसी को समझ में आया क्या? किसी को समझ में आया क्या? कैसे? स्पेस का थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है ना मुझे, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड में कर रहा हूँ, ठीक है, इस साइड में मैं करने का ट्राई करता हूँ, इसी स्पेस में ध्यान दो आप लोग, एक बार ध्यान दो यहाँ पे क्विकली। ये क्या हुआ, MIRR को मैं R लिखता हूँ एक बार अगर, तो R + 1 = क्यूब रूट ऑफ समथिंग, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा एक बार, तो जान दो आप लोग। अच्छा, ये क्यूब रूट की जगह ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये समथिंग जो है x और y जो है टू द पावर 1/3, एनीथिंग टू द पावर 1/3 इज क्यूब रूट ऑफ दैट, पता है अपने को? नहीं पता तो ध्यान रखो इसका, R + 1 को टू द पावर क्यूब हो गया ये x/y, ये 3 को मैं उधर ले गया तो ये क्यूब हो गया, y × R + 1 टू द पावर 3 = x, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम चीज़ है, कोई अलग अलग फार्मूला याद नहीं रखना, वही चीज़ को यहाँ पे एक बार में R निकाला गया, बस R का फार्मूला है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट R का फार्मूला है ये। फार्मूला समझ में आया क्या? टोटल रिटर्न बाय कैश आउटफ्लो, इस तरीके से MIRR हो जाएगा आपको, आप लोग इसे कर लेना, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट एक बार आते हैं, एक छोटा सा चीज़, अनइक्वल लाइफ प्रॉब्लम्स। अनइक्वल लाइफ प्रॉब्लम सर, अनइक्वल लाइफ प्रॉब्लम क्या हुआ? अनइक्वल लाइफ प्रॉब्लम्स, सर लाइफ में ऐसी बहुत प्रॉब्लम है हमारे, एग्ज़ाम देना है, रिवीजन करनी है, MTP आ रही है, अभी MTP पे मैं आपको कराऊंगा, RTP, MTP प्रीवियस क्वेश्चन, CA इंटर, देन आर्टिकलशिप, देन CA फाइनल। सर कितने चीज़ें लाइफ में, तो बहुत प्रॉब्लम है। आप एक और प्रॉब्लम ले आए, इधर ध्यान दो, अब हो गया बकवास। अनइक्वल लाइफ प्रॉब्लम, अनइक्वल लाइफ प्रॉब्लम क्या बोलता है? अगर भैया मान लो x और y, या मैं ऐसे बोलूँ क्या, प्रोजेक्ट X, हमारा प्रोजेक्ट मतलब जो पिक्चर आया था शार्क टैंक वाला एग्जांपल, प्रोजेक्ट Y, 2 प्रोजेक्ट है, ठीक है, ईयर 1 2 3 4, 4 साल, 1 2 3 4 4 साल। कैश आउटफ्लो मेरा मान लो है, कैश आउटफ्लो मेरा है 500 लाख, ठीक है। अगर मेरा कैश आउटफ्लो 500 लाख है, ये मेरा डेटा किसका दिया हुआ है, ऊपर कैश आउटफ्लो हो गया, अब ये कैश इनफ्लो का डेटा है, ठीक है ना, ये मेरे कैश इनफ्लो का डेटा मैं दे रहा हूँ, एक्स और वाई के लिए कैश इनफ्लो का डेटा दे रहा हूँ। अगर डेटा ऐसा आता है 200 लाख, 400 लाख, 100 लाख, यहाँ पे डेटा ऐसा आता है
150 लाख, 180 लाख, 220 लाख और मान लो 300 लाख। कितना हुआ, जोड़ लगाओ तो एक बार क्विकली। 700 लाख हुआ ये, और ये कितना हुआ, 300, 500, 300, 400, 500, 600, 700, 850 लाख हुआ। अब डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? हमने सीखा सर नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलता है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैं लिख दूं क्वेश्चन में, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बिना कैसे करोगे? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे देता हूं, आपका डिस्काउंटिंग रेट है मान लो 10%, अगेन एग्जांपल 10% फिर लेते अपने। हमने सीखा था सर, मान लो भूल जाओ वाई को, एक बार एक्स का बात करो सिर्फ, तब ये क्वेश्चन ईजी लग रहा है क्या? 3 साल का डेटा है कैश इनफ्लोज का, सबको हम लोग करेंगे डिस्काउंटिंग, इसको 500 से कंपेयर करेंगे, अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 आ गया तो मेरा एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दूंगा। क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भैया 2 प्रोजेक्ट है एक्स और वाई और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब या तो एक्स लेना है या तो वाई लेना है, या तो एक्स लेना है या तो वाई लेना है। तो क्या करेंगे हम, प्रोजेक्ट एक्स का और वाई का, बिकॉज यहाँ पे टाइम का गैप है, यहाँ पे डेटा ही नहीं है, तो नॉर्मल एनपीवी से नहीं कर पाएंगे, हम नॉर्मल एनपीवी से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, इसके लिए हमारा कौन सा कंसेप्ट आता है मैं बताता हूँ। इफ़ 2 प्रोजेक्ट्स हैविंग अनइक्वल लाइफ वी विल कंपेयर द प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड्स। इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्रिएशन, मतलब एनुअलाइज्ड एनपीवी करना होगा, एनुअलाइज्ड एनपीवी करना होगा, मतलब एनपीवी निकालो, एनुअलाइज्ड एनपीवी यूज़ करना है हमें। क्या यूज़ करना है सर? एनुअलाइज्ड एनपीवी। कैसे निकालेंगे? एनपीवी निकालेंगे हम, डिवाइड कर देंगे उसे एन्युटी फैक्टर से। एन्युटी फैक्टर मालूम है आपको? एन्युटी फैक्टर क्या हुई मालूम है क्या? एक एग्जांपल मैंने लिखा है, वहाँ से करते हैं, जल्दी से हो जाएगा हमारा। एक एग्जांपल से करते हैं, एक बार में जल्दी से समझ में आ जाएगा। आप लोग का प्रॉपर टेंशन चाहिए, आप लोग हो कि नहीं वीडियो में अभी तक कि भाग गए? ध्यान दो, अच्छे से करो, एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं, फिर आपको सिर्फ सम सॉल्व करने रहेंगे। जब तक आप अपने हाथ से सम्स नहीं करोगे, चाहे कितना भी रिवीजन वीडियो देख लो, मैराथन देख लो, कुछ नहीं होने वाला। कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, रिफ्रेशमेंट हो जाना चाहिए, एक बार रिकॉल हो जाने चाहिए कि सर मैंने क्लासेस में जो पढ़ा था एक बार मुझे रिकॉल हो जाए, इसीलिए हमारा रिवीजन वीडियो हम बनाते हैं। क्या किया मैंने, मान लो एग्जाम्पल में ए और बी 2 प्रोजेक्ट थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज दे दिया मैंने 10% पे, कैश आउटफ्लो दे दिया 100 लाख का, कैश इनफ्लो मैंने यहाँ पे डिटेल दे दी आपको। एन्युटी फैक्टर को भूल जाओ, एक बार ढक देता हूँ मैं आपके लिए, एन्युटी फैक्टर ढक दिया मैंने। 20 और 30 आया आपका, आप कैसे करोगे? 20 और 30 आया, कैसे करोगे सर, कैसे कंपेयर करें? ये तो 2 साल का एनपीवी, 3 साल का हम तो नहीं कर सकते, राइट। हम करेंगे से एनुअलाइज एनपीवी निकालते हैं हम, एनुअलाइज फैक्टर यूज़ करते हैं, विच इज़ 10% के हिसाब से। हमारा क्वेश्चन में 10% का रेट दिया हुआ था, वो कैसे आया? कैलकुलेटर हाथ में है आपके? कैलकुलेटर हाथ में है? मेरे स्टेप्स फॉलो करो, कैलकुलेटर हाथ में लो, कैलकुलेटर हाथ में लो, स्टेप्स फॉलो करना, ठीक है? कैलकुलेटर हाथ में लो, मैं जो लिख रहा हूँ बोल बोल के लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना है। 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 0.909 आया, वापस इक्वल टू किया 0.826 आया, 2 साल का हुआ, ये 2 साल का हुआ। जीटी को प्रेस कर दो, जीटी बटन है ना, ग्रैंड टोटल बटन, उससे प्रेस कर दो, आपका आएगा 1.7355 आ रहा होगा आपके कैलकुलेटर्स में, हाँ कि ना? ये जो आया एन्युटी फैक्टर, ये क्या है? पीवी फैक्टर का समेशन, मैंने लिखा है कहीं पे, इसे कहीं पे तो लिखा है सर आपने, ये रहा, एन्युटी फैक्टर इज समेशन ऑफ पीवी फैक्टर। जो पीवी फैक्टर था 10% का, 2 बार, इस केस में 3 बार वो आएगा, आप उसे डिवाइड कर दो, मतलब 20 डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई ये, तो एनुअलाइज एनपीवी आ गया हमारा ये। जिसका ज़्यादा हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है अगर अनइक्वल लाइफ हो क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है क्या सबको? नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट चेन मेथड। 2 तरीका है, एग्जाम में कोई भी 2 तरीके से स्पेसिफिकली पूछ सकता है। ज़्यादा चलन इस तरीके का है, लेकिन ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा ही सिंपल तरीका है, इससे भी अपने समझ लेते हैं। 2 मेथड है। सेकंड मेथड है रिप्लेसमेंट चेन मेथड। रिप्लेसमेंट चेन मेथड क्या हुआ, एग्जाम्पल से कराता हूँ, ये भी जल्दी होगा, बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल से हमें बेटर समझ में आता है, इसलिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। सारे नोट्स में मैंने सब कंसेप्ट के लिए एग्जाम्पल्स भी डाले हैं आपके लिए। आप नोट्स पढ़ो, एग्जाम्पल देखो, आपका कितना बड़ा हेल्प हो जाएगा इससे।
ओनली 120 पेजेस पूरी चीज़ है। इवन मैटर तो उसमें 100 पेज का है मेरे, मोटा मोटी 100-105 पेज का मैटर है। बाकी मैंने सेल्फ नोट्स का जगह है, इंडेक्स, स्टार्टिंग के पेजेस दिए हैं। 100-105-7 पेज में आपका पूरा मैटर है, पूरा एफएम घुसा दिया मैंने। आपको उसे पढ़ना है, आपका काम बहुत अच्छे से, प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत बढ़िया से आपका कवर हो जाएगा सारा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया कि मान लो एक प्रोजेक्ट है ए प्रोजेक्ट का Y0 में कैश आउटफ्लो 5 लाख, Y1 में 1 लाख, Y2 में 1 लाख, Y3 में 2 लाख। ये मेरा इस तरीके से कैश फ्लो का डेटा दिया हुआ है। प्रोजेक्ट बी में मेरा क्या है? प्रोजेक्ट बी में सर आपका क्या है? सॉरी, प्रोजेक्ट बी में क्या है सर? प्रोजेक्ट बी में आपका क्या है? प्रोजेक्ट बी में आपका डेटा है 8 लाख का आउटफ्लो, 3 और 4 लाख का इनफ्लो। कैसे करेंगे? रिप्लेसमेंट चेन मेथड में हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट बी का सारा साल में हमारे पास क्या था? देखो, प्रोजेक्ट बी 2 साल का था, ये 3 साल का था। कंपैरिजन पॉसिबल है? नहीं है। लाइफ नहीं है हमारे पास इक्वल, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा कम ईयर वाला प्रोजेक्ट है उससे हम इक्वल कर देते हैं विद दिस ईयर्स प्रोजेक्ट। मतलब ये 2 साल का है, इससे हम 3 साल का बनाएंगे। अभी 3 साल का कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। ये डेटा जो मैंने अभी सर्कल किया, ये तो क्वेश्चन में था। इसी पे मैंने सेम रिपीट कर दिया विद स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2 ईयर 1। इस केस में वाई? बिकॉज मुझे क्या चाहिए था सर? मुझे चाहिए था 3 साल से मैच कराना था यहाँ पे। मतलब ये मेरा एज इट इज़ क्वेश्चन का डेटा है। फिर मैंने वापस ये 834 को यहाँ रिपीट किया और चालू किया ईयर 1 से यहाँ पे, तो मेरा 3 साल का बन गया ये। अब मैंने इसे टोटल कर दिया, ये हमारा ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। तो मेरा कैश आउटफ्लो का पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो कैसे होगा? ये अगर मेरा टाइमलाइन है, ये 8 रुपया को जो है, ये 8 रुपया आज का है, ये ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4, या ईयर 0 है, ये ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट वैल्यू पे आएगा, डिस्काउंट हो गया। तो मेरा पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो उस तरीके से आएगा। फिर पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 2 बार, ये 3 बार। मैच हो गया ना प्रोजेक्ट का लाइफ? ये 3 साल का, वो भी 3 साल का हो गया। अब तो सब आप एक्सपर्ट हो गए हो, अब तो एनपीवी आपको आता है, आप तुरंत कर लोगे। हैंड्स द लाइव्स आर इक्वल नाउ, यू कैन इजीली सॉल्व इट। समझ में आया? क्लियर है क्या यहाँ तक? बड़ा लेग हमने कंप्लीट किया हमारे पूरे पोर्शन का। 1.5 घंटा का वीडियो में हमने बहुत बड़ा कैपिटल बजटिंग का लेग कंप्लीट कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ अस। चलो, ट्रेडिशनल नॉन डिस्काउंटेड अप्रोच में पेबैक पीरियड मैंने आपको बता दिया, सेम चीज़। क्या ड्रॉबैक्स है वो भी बता दिया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो इग्नोर करता है। और सेकंड क्या है कि पेबैक पीरियड, जो पेबैक के बाद का कैश इनफ्लो है उसे इग्नोर कर देता है। एक और ड्रॉबैक था ये। ठीक, पेबैक पीरियड में मैंने जो आपको बताया था वो 25 लाख वाला एग्जांपल, 1 करोड़ और 25 लाख। सर आपने 25 लाख हर साल अज्यूम कर लिया, तो आप इतना इजीली कर लिया, आप क्या मजाक कर रहे हैं? वहाँ पे मैं रुक गया था, मैंने उसे स्किप कर दिया जानबूझ के। मुझे यहाँ पे आपको बतानी थी। वहाँ पे आपको लगा होगा सर आपने स्किप किया, आपने ठीक से बताया नहीं। उसका रीज़न ये है, अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लोज है, अगर नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लोज है, पता है हम क्या करते हैं? अगर नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो, सर ये सेम चीज़ हम करेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाले में भी, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड वाले में भी, इसलिए ध्यान दो। वहाँ मैंने जानबूझ के स्किप किया, मुझे लगा ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे बताना, इसलिए मैं चाहता था एक बार पूरे इस एरिया में आके मैं बताऊँ, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इधर देखो, मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 300 लाख का। 300 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 का डेटा आ गया। कैश फ्लो मुझे कितना कितना मिलेगा वो दे दिया। अनइक्वल है तो क्या मैं इस 300 से डिवाइड किसे करूं सर? समझ नहीं आ रहा सर। मैं 100 से डिवाइड करूं, 150 से डिवाइड करूं सर, कि 250 से डिवाइड करूं? कैसे होगा? अब अगर 100 होता तो मैं 100 से डिवाइड कर देता, 3 ईयर होता, मुझे पता चल जाता। अब क्या होगा सर? इसी के लिए हम यूज़ करते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो अप्रोच। बचपन में आपने पढ़ा है क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालना। क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब क्या है सर? ये तो इजी था, हमें याद है। ये 100 का यहाँ 100 लिखेंगे, अगला 150 का 100 प्लस 150 करके यहाँ 250 लिखेंगे, फिर 250 प्लस 250 करके यहाँ 500 लिखेंगे। ये तो हमें याद है सर। वेरी गुड। तो ध्यान दो आप लोग। 500 एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, दिस 500 शुड टैली विद दिस टोटल। हाँ, ये कर लेना भाई आप लोग एग्जाम में। सर आप लोग ये कर लेना एग्जाम में, ये 500 और ये 500 मैच होना चाहिए, ये कर लेना एग्जाम में। ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ गलती कर दिया प्लस करने में। ये 500 देखने के बाद हमारा आउटफ्लो कितना था? आउटफ्लो हमारा था 300 लाख का, ठीक है।
हमारा आउटफ्लो 300 लाख का था, ये 500 देख रहे हो आप लोग अब यहाँ पे, और ये 250 है। ईयर 2 में 250, ईयर 3 में 500। समझ में आ रहा है क्या सर? ये ईयर 2 और ईयर 3 के बीच में ही कुछ हमारा 300 लाख का पे बैक पीरियड आएगा। ईजी सा बात है सर, ईयर 2 और ईयर 3 के बीच में ही हमारा 300 लाख का पे बैक पीरियड आएगा। एकदम ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत? वही चीज़, अब इसे करेंगे कैसे सर? वो जो बीच में कुछ आएगा, मान ले 2.1, 2, 3 कुछ भी आता है, वो 2.3, वो 2.2, वो कैसे आएगा? उसे कैलकुलेट करने के लिए हमने अभी क्या सीखा था कुछ थोड़ी देर पहले? याद आ रहा है? कंसेप्ट सीखा था जिसका नाम क्या था? उसका नाम था इंटरपोलेशन। क्या? यस सर, बड़ा मज़ेदार चीज़ है, ध्यान दो। मैंने कहा आपको ईयर 2 में 250 लाख, ईयर 3 में 500 लाख, आपको कितना चाहिए? 300 लाख। इससे मैं मान लूँ एक्स बन गया इंटरपोलेशन। किस किस को यहाँ इंटरपोलेशन दिख गया? इंटरपोलेशन कैसे करते हैं? ये आएगा एक्स, सर दूसरा पेन से लिखिए, ओके। एक्स माइनस 2, दिस माइनस दिस, डिवाइडेड बाय 300 माइनस 250। क्या है ये 300 माइनस ये 250। पहले ये हमने स्टार्ट किया यहाँ से, अगर हम स्टार्ट करें तो ये माइनस ये डिवाइड बाय ये माइनस ये शुड बी इक्वल टू व्हाट? ये माइनस ये बाय ये माइनस ये। मैं नीचे से अगर स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें एक दो चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखने की चीज़ें हैं। 3 माइनस 2 बाय 500 माइनस 250। एक्स माइनस 2 से स्टार्ट किया ना मैंने, तो इक्वल टू के इस साइड भी मैं 3 माइनस 2 से स्टार्ट करूँगा। मैंने नीचे से चालू किया, इस एरिया से चालू किया, तो इस एरिया वाले को यहाँ कवर करूँगा। डिनोमिनेटर में मैंने ऊपर वाले को कवर किया, तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखूँगा। आप इस तरीके से बना लोगे ना, अगर टाइमलाइन नंबर लाइन कुछ इस तरीके से बना के करोगे, तो मैं बताऊँ ये बहुत ईजी लगेगा। इंटरपोलेशन फार्मूला लगेगा ही नहीं। मैं मुझे फार्मूला याद ही नहीं होता। मैं ये बनाता हूँ या तो अपने दिमाग में या पेपर में, ये बना के मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ईजिली हो जाता है। फार्मूला याद ही नहीं रखना। क्यों याद रखने इतने फार्मूले? जितना फार्मूला अवॉइड करके जाओगे उतना एग्ज़ाम में सही सहज तरीके से करके आओगे। समझ के जाएंगे तो सही करके आएंगे, समझ के जाएंगे तो सही करके आएंगे, रट्टा मार के जाएंगे तो ऑडिट का पेपर बना देंगे उसे। हमें ऑडिट की नहीं पढ़ाई करनी है। ऑडिट आप ऑडिट में पढ़ना, एफएम हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वहाँ ध्यान दो। इसे सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। आपका पे बैक पीरियड क्या आएगा मालूम है? पे बैक पीरियड आएगा आपका 2.2 ईयर्स। आप लोग कर लेना, यही आएगा। क्यों? मैंने करके रखा है, मुझे याद है। ये देखो ना, यहाँ मैंने लिख दिया इसका फॉर्मूला। अगर आपको चाहिए हो, इससे सॉल्व करके आएगा 2.2 ईयर्स। करना है सॉल्व तो कर लेना। स्क्रीन दिखाया मैंने आपको, स्क्रीनशॉट लेना, जो करना है कर लो। ये आपका इस तरीके से होगा। यहाँ देखो फुल स्क्रीन आ गया। पे बैक पीरियड निकालने का तरीका, ये पे बैक पीरियड है। चलो, पे बैक रेसिप्रोकल क्या हुआ? एक छोटा सा कंसेप्ट है। पे बैक रेसिप्रोकल क्या है? नाम ही ऐसा, पे बैक रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब पता है ना? उल्टा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना। इज द रेसिप्रोकल ऑफ पे बैक पीरियड मतलब आउटफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इजी सा चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, सिंपल सा एक और कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट। एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या बोलता है कि मैं क्या कमा रहा हूँ। क्या आप लोग भी इधर देखो, ईयर 0, 100 रुपये का आपने एक स्टॉक खरीदा। 100 रुपये का आपने क्या खरीदा? RIL खरीदा। ईयर 1 में RIL का दाम हो गया 110 रुपया, RIL का दाम। तो क्या हुआ सर? 10 रुपये का रिटर्न बाय 100 का इन्वेस्टमेंट, 10%। क्या सर, क्या ये सब बच्चों जैसा चीज़ करवा रहे हो? बच्चों वाली चीज़ ही है ये देखो, ये सेम चीज़ है ये। एवरेज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 इज योर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। यही मैंने किया है। समझ में आया क्या? इजी लगा कि नहीं? एक चीज़ ध्यान रखना, हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहता है वो कैश इनफ्लो में हमारा प्रॉफिट से, मतलब ये प्रॉफिट भी हो सकता है, जैसा भी हो, डिप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं। दिस इज एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है क्या इसमें? डिप्रिसिएशन माइनस होना ही चाहिए। एग्जैक्ट हमारा रेट ऑफ रिटर्न पता कैसे चलेगा वरना। चलो लास्ट कंसेप्ट,
सारे टेक्निक्स कंप्लीट हो गए। लास्ट टॉपिक, लास्ट कंसेप्ट है कैपिटल बजटिंग का। 2 घंटा के अंदर कंप्लीट हो जाएगा हमारा वीडियो। 2 घंटा से लेस टाइम में पूरा कैपिटल बजटिंग का सीए इंटरमीडिएट जनवरी 25 रिवीजन विल बी कंप्लीटेड। चलो पैट योर बैक्स, आप लोग अपने आप को पीठ थपथपाओ, ऐसे ऐसे करो सर, ऐसे। ओ वेरी गुड। कैपिटल राशनिंग, कैपिटल राशनिंग, कैपिटल राशनिंग क्या है? कैपिटल राशनिंग बड़ा ही लॉजिकल, बड़ा ही सुंदर सा कंसेप्ट है और वो इम्पोर्टेंट भी है। ये इम्पोर्टेंट भी है, कभी कभार अचानक से पूछा जाता है। ये हर बार आने वाला या एनपीवी जैसा चीज़ नहीं है कि हर बार कहीं ना कहीं यूज़ है। मे बी हर 2 साल 3 साल में, लेकिन ये आएगा ज़रूर। ये वर्डेबल टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा मज़ा आएगा इस एग्जांपल से आपको। आपके लिए मैं बनाता हूँ चॉकलेट। मैं आपके लिए क्या बना रहा हूँ सर? चॉकलेट। सर अच्छा ड्राइंग नहीं बनाते आप। हमारा चॉकलेट में बनाता हूँ। ये है हमारा एक चॉकलेट, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा। 4 चॉकलेट बना दिया मैंने आपके लिए। 4 फेरेरो रोशर बना दिया। क्या बोलते हैं? फेरेरो रोशर, फेरेरो रोचर। सर ये 4 चॉकलेट हमने बना दिया। अब क्या करना है, मान लो सबका दाम लिख देता हूँ मैं। ये है 10 रुपये का, ये है 15, ये है 20, ये है 25। 4 दाम मैंने लिख दिया, 4 चॉकलेट मैंने बना दिया आपके लिए। क्या चीज़ है अब आपके पास? आप हो सी इंटरमीडिएट के बच्चे, चॉकलेट खा रहे हो। सी इंटरमीडिएट के बच्चे हो लेकिन चॉकलेट खा रहे हो। ये आप हो। आपके पास क्या है? फंड्स इन हैंड है। कितना मैं बताऊँ? 40 रुपीज़। आपके पास 40 रुपये का पास है। आपके पास सिर्फ 40 रुपये हैं। आपके पास सिर्फ 40 रुपये हैं और इतने सारे चॉकलेट लेने हैं आपको। क्या करोगे? सर 40 और इतने सारे कहाँ से लेंगे सर? क्या आप भी छोड़ो, मूड ही ऑफ हो गया हमारा तो। इधर ध्यान दो। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आपको चारों चॉकलेट से आप क्या करोगे? फिर आप 40 से लेना तो है ही। ये तो नहीं बोल सकते सर मेरे पास पैसे कम पड़ गए, जितना है उतना तो लो। तो उतना आपको किस हिसाब से ऑर्डर करोगे? सबसे ज़्यादा आप कौन सा प्रेफरेंस करोगे चॉकलेट को? 10 रुपये वाला, 15, 25 या 20 या 25? जिससे ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है आप वही वाला चॉकलेट उठाओगे। मान लो 25 रुपये वाला आपने चॉकलेट लिया, सेकंड आपने लिया 15 रुपये वाला चॉकलेट। ये 2 चॉकलेट से आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपने ये दोनों चॉकलेट लिया, 40 रुपये ख़त्म, बात ख़त्म। ये एक चीज़ हुआ। लेकिन सर मान लो आपका मैं ऐसे लिखता हूँ प्रेफरेंस। आपका प्रेफरेंस मैं ऐसे लिखता हूँ, ये प्रेफरेंस 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये आपका प्रेफरेंस का ऑर्डर है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये प्रेफर करोगे, लेकिन आप ये ले पाओगे क्या? दूसरा वाला ले पाओगे क्या? आपका ये 45 हो जाएगा। 45 तो है ही नहीं आपके पास, तो टोटल 40 है। आपके पास तो 45 है नहीं, टोटल 40 है। तो ये आपको एलिमिनेट करना होगा और आपको जाना होगा इसमें 15 + 25 विच इज़ 40। मतलब 15 + 25 इज इक्वल्स टू 40। ये मैच कर गया, आप ये दोनों चॉकलेट उठा के ले आओगे। ठीक है ना? समझ में आया? इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं? चॉकलेट के एग्जाम्पल से समझ में आया कि नहीं? ये आपने क्यों किया? बिकॉज आपको अगर मिलता तो ये पूरा चॉकलेट मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता। डिवाइड नहीं कर सकता, माइंड द वर्ड, डिविजिबल नहीं थे ये चॉकलेट्स, डिविजिबल नहीं था ये। तो मुझे क्या करना पड़ा? ये और ये लेके आना पड़ा मजबूरन। लेकिन मान लो अगर ये डिविजिबल होता, मैं बोल सकता हूँ कि आप क्या करो ना बच्चों, आप क्या करना ना, अगर आपको ऐसा कम पड़े रुपए, आपको अगर घर से मम्मी बोल के भेजती है कि कम पड़े तो टुकड़े में ले आना। टुकड़े में ले आना। टुकड़े में ले आना का मतलब ये 5 और 15 का टुकड़ा में अगर मैं ऐसे मान लो बांट दूँ, 15 + 5 20 का चॉकलेट है, टुकड़े में ले आना। तो मैं ये 25 उठाऊँगा और ये 15 का टुकड़ा लेके आऊँगा, 40 रुपये मेरा काम बन गया। मुझे मेरे मोस्ट सेटिस्फाइड वाले, मोस्ट प्रेफर्ड चॉकलेट्स मिल गए टू द एक्सटेंट पॉसिबल। वाई? बिकॉज आई हैड ओनली ₹40। ये चीज़, ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? सर बढ़िया से समझ में आ गया ये लॉजिक हमें। यही है कैपिटल राशनिंग। इधर आओ, अब इधर आओ।
अब इधर नोट्स में आओ, 5-10 मिनट मुझे दो, मैं पूरा वीडियो खत्म कर दूंगा, अगर आपका रिवीजन क्लास खत्म हो जाएगा, लेस देन 2 आवर्स. देर इज़ अ लिमिटेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड वेरियस प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल. मतलब आपके पास पैसे कम है, लिमिट है पैसे, और लेकिन चॉकलेट्स बहुत सारे हैं. वेरियस प्रोजेक्ट्स मतलब चॉकलेट बहुत सारे हैं. इन्वेस्टर मतलब आप. इन्वेस्टर कौन है? यू हैव टू मेक अ डिसीजन ऑन विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एंड विच शुड बी रिजेक्टेड. ठीक है, कौन सा चॉकलेट खाना है, कौन सा चॉकलेट नहीं खाना है, उसका डिसीजन लेना है. 2 सिनेरियो पॉसिबल है. 2 सिनेरियो कौन से हैं? प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट एंड डिविजिबल, दैट इज पार्ट प्रोजेक्ट इज पॉसिबल. मतलब ये वाला चीज़ चॉकलेट का टुकड़ा करना पॉसिबल है. सेकेंड चॉकलेट मेरा नॉट डिविजिबल है. मतलब मुझे, मतलब क्या हुआ, नॉन डिविजिबल होने की वजह से मुझे, अरे यार, मुझे नॉन डिविजिबल होने की वजह से मुझे क्या करना होगा, एक ये लेना होगा और एक ये लेना होगा. ये ले नहीं पाया मैं. समझ में आया क्या? हाँ. इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक बढ़िया सा इलस्ट्रेशन लिया है. इसी चीज़ को समझाने के लिए एक इलस्ट्रेशन लिया है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा. आपका कंसेप्ट, पूरा दिमाग के कंसेप्ट सारे खुल जाएंगे. दिमाग की बत्ती जला दे. मिंटोस. चलो, मिंटोस खाया कि नहीं आपने? मिंटोस ही था ये मिंटोस ही था आपकी दिमाग की बत्ती जलाने के लिए. क्या सर मजाक करते हो आप? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो प्लीज़, इधर ध्यान दो प्लीज़, इधर ध्यान दो. सीरियस, हाँ सीरियस इलस्ट्रेशन के साथ कर रहे हैं. ध्यान से सुन लोगे, एक बार में ऐसा समझ में आएगा ना कि आप कुछ सही में बताऊँ, इसका आपको प्रैक्टिस भी दरकार नहीं पड़ेगी. मतलब इट्स लाइक दैट. एक बार समझ आ जाए ना, ये ऐसा चीज़ है. प्लीज़ प्लीज़ ध्यान दो. इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है, 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट. अब चॉकलेट से हम ऊपर उठते हैं, प्रोजेक्ट में आ जाते हैं. सीरियस बात हो रहा है. प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी, प्रोजेक्ट ई. 5 प्रोजेक्ट से आपके, सब में इतना इतना इन्वेस्टमेंट मांगता है. एनपीवी दे दिया आपको, एनपीवी दे दिया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच एनपीवी निकाल के देने के लिए. इतना तो करके देना ही होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी डिटेल्ड हो जाता है. ये सम कैपिटल राशनिंग के क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिटेल हो जाते हैं. इस पर एनपीवी निकालने नहीं बोलेगा. एनपीवी देगा या तो क्या देगा मैं बताऊं, या तो एनपीवी निकाल के देगा और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे देगा डायरेक्ट. क्या सर, क्या दे देगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स डायरेक्ट दे देगा. या तो एनपीवी निकाल के देगा या तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे देगा. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्यों चाहिए? हम जो रैंकिंग करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं अपना, मान लो 1 2 3 जो भी, ये प्रेफरेंस हम कैसे देते हैं? हम देते हैं हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस में. इधर देखो, एनपीवी शुड बी मॉडिफाइड एंड प्रोजेक्ट शुड बी रैंक्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड. ये मेथड इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि हम इसके मेथड का यूज़ करके ही रैंकिंग करेंगे. तो आपको भी वही करना. दिमाग की बत्ती बंद, मत सोच के आना सर इसका एनपीवी ज़्यादा है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा. ज़रूरी नहीं है. ये बैठे, इन्वेस्टमेंट को भी देखना होगा. इन्वेस्टमेंट क्या है? वेट्स हो गए एक तरीके से, वेट्स. अब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, एनपीवी तो आपने पढ़ाया है कि डिसीजन मेकिंग के लिए. यस, एनपीवी से ही डिसीजन मेकिंग होगा, लेकिन वेटेज भी तो देखना होगा, क्योंकि पैसे की बात है और पैसे ही लिमिटेड है. तो किसको क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किसको कितना पैसा दे रहा हो, वो तो इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गया ना. ओ वेरी गुड. एनपीवी व इन्वेस्टमेंट करके हमारा पीआई निकाला हमने. पीआई निकालने के बाद हमने यहाँ पे रैंकिंग किया. जितना ज़्यादा पीआई, ये कैसे आया, एक ठो में करके दिखाऊं क्या? इसका क्या आएगा बताऊं? पीआई पहले वाले का प्रोजेक्ट ए का आएगा 15.4 डिवाइडेड बाई 50. ये आएगा 0.31. यही मैंने यहाँ किया है, यही मैंने यहाँ किया है. ठीक है ना? सारा का हमारा पीआई आ गया. एग्जामिनर और इजी करने के लिए हो सकता है पीआई डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दे, तो आप बोलना थैंक यू सो मच, डायरेक्टली रैंकिंग करना स्टार्ट कर देना. तो रैंकिंग क्या होगा? 1 2 3 4 एंड 5. वही मैंने किया है ऊपर. ठीक है, पहला अजम्पशन लिया, मान लो प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल. क्वेश्चन में आएगा तो मेरे हिसाब से दोनों ही देगा आपको. एक बड़ा क्वेश्चन बनाएगा, दोनों ही देगा. प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल बोल दिया क्वेश्चन में, अगर मतलब कि टुकड़े हो सकते हैं, उस चॉकलेट का 5 और 15 का टुकड़ा हो सकता है. तो सबसे पहले सर अगर टुकड़ा हो भी सकता है तो मेरे पास जितना है, मैं सबसे ज़्यादा मेरा फ़ायदा किसमें, इसमें मैं पूरे रुपये लगाऊंगा. 1 में मेरा रुपया कितना था? 1 में रुपया मेरा 35 था. ई वॉज माई कैटेगरी 1, रैंकिंग 1, और उसमें मेरा 35 था. मतलब प्रोजेक्ट को मैंने रैंक में लिखा, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैंक में लिखा. ये सर 1 2 3 4 5 का रैंक है. ये रैंक लिखा मैंने, प्रोजेक्ट के नाम लिखे, किस में क्या रुपया लगेगा वो लिखा, किससे क्या एनपीवी मिलेगा वो लिखा मैंने. मेरे पास कितना था पता है? इस क्वेश्चन में मैंने कहीं लिखा है, इस क्वेश्चन में मेरे पास फंड 120 1,20,000 ही थे.
सर मैंने 35,000 यहाँ एग्जॉस्ट कर दिया, 40,000 यहाँ एग्जॉस्ट कर दिया, कितना गया? 75,000। कैलकुलेटर हाथ में लो, 120 माइनस 35 माइनस 40, 45 अभी भी बचा। 25 और मैं एग्जॉस्ट कर सकता हूँ, हाँ क्यों नहीं कर सकता। 20,000 बचा। अब मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट था ना, प्रोजेक्ट डी, इसको पता कितना रुपया चाहिए? इसको ना 30,000 चाहिए। इसको 30,000 चाहिए। ऐसा काश ये 20,000 होता, झमेला ही नहीं होता, हम एक बार में कर देते। लेकिन इसको चाहिए 30,000 रुपये। बट सिंस द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, तो जो 30,000 चाहिए ना, उससे में मेरे पास बचा कितना? 20। तो 20 और 10 में बांट सकता हूँ, मतलब 2/3 ऑफ दैट प्रोजेक्ट में मैं पैसे लगा सकता हूँ। तो वही किया मैंने, जितना लगा सकता था उतना लगाया। एनपीवी कैसे आया? एनपीवी आया पता कैसे? एनपीवी कैसे आया मालूम है आपको? 11.2 इंटू 2/3 करो, आपका एनपीवी आ जाएगा। 11.2 इंटू 2/3 करो, 11.2 इंटू 2/3 करो, 7.5 का आपका एनपीवी आ गया। वही मैंने लिखा है, टोटल एनपीवी आ गया मेरा। इन सबको जोड़ दो, टोटल एनपीवी आ गया, सारा का जोड़ दिया। यहाँ देखो, एक साथ देखो। अब डिविजिबल प्रोजेक्ट में मैंने क्या है, रिपीट करता हूँ मैं, ध्यान दो प्लीज़ ध्यान दो। मैंने रैंकिंग किया, ये क्या है? रैंक बेसिस में लिखा है मैंने। ये 1 2 3 4 5 रैंक्स है। ये इन्वेस्टमेंट्स हुए। लास्ट प्रोजेक्ट में मेरा बैलेंसिंग फिगर है। इसको मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ, पता है क्या? बैलेंसिंग फिगर। नहीं समझ में आया? बैलेंसिंग फिगर कर देना। यहाँ 120 बैठाना, ये सारे लिखना, जहाँ बचा बैलेंसिंग फिगर कर देना। एनपीवी लगाना, जहाँ जहाँ पूरा था पूरा एनपीवी लगाया मैंने। यहाँ मैंने क्या किया है, ये कितना है बैलेंसिंग फिगर? ये जो है ये 20 इज़ व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ दिस 20 आउट ऑफ टोटल 30, विच इज़ 20/30, विच इज़ नथिंग बट 2/3। तो 2/3 एनपीवी मैंने यहाँ लिख दिया। प्रोजेक्ट ए शुड बी रिजेक्टेड एंड ओनली 2/3 ऑफ प्रोजेक्ट डी हैज़ बीन कंसिडर्ड। प्रोजेक्ट ए रिजेक्ट क्यों किया सर? अरे भैया, प्रोजेक्ट एक तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे, तो रिजेक्ट ही हो गया। सबसे लीस्ट रैंक था मेरा, रैंक 5, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। ये रिमार्क्स मैं दे रहा हूँ तो आपको भी देना है। मैं टाइम पास के लिए रिमार्क्स नहीं देता यहाँ पे। रिमार्क्स देना इज़ इंपॉर्टेंट, इसलिए रिमार्क्स देता हूँ। एग्जाम में रिमार्क्स के बिना प्लीज़ मार्क्स कट जाएगा, आपको रिमार्क्स दे के आना है मेरे बच्चों। प्लीज़ 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 रिमार्क्स दे के आना। याद रखो, ध्यान रखो, जो करना है करो। कंक्लूजन में रिमार्क्स देना है, कंक्लूजन में हमें रिमार्क्स देना है, रिकमेंडेशन देना, डिसीजन देना, जो देना है सब चैप्टर में जहाँ जहाँ पॉसिबल है भर के आ जाना। लेवरेज में भी देना है, यहाँ पे भी देना है, यहाँ पर तो पक्का ही देना है। ठीक। अगर डिविजिबल नहीं है तो आप बताएंगे? अगर डिविजिबल नहीं हो तो आप बताएंगे क्या? रैंक क्या था हमारा? 1 5 2 3 4 1 था रैंक, ठीक है। रैंक क्या था? मैं यहाँ लिखूँ क्या? रैंक 5 2 3 4 1। अगर डिविजिबल नहीं हो तो आप बताओ क्या होगा? हाथ में कैलकुलेटर लो, हाथ में कैलकुलेटर। 120 माइनस 1 ई को, तो ई को पूरा 35 दे दिया सर। 2 है 40, तो 40 बी को 40 पूरा दे दिया, 45 बचा। 25 सी को भी पूरा दे दिया, 20 ही बचा। अब डी के लिए चाहिए 30। चॉकलेट का टुकड़ा हो नहीं सकता, तो दुर्भाग्यवश आपको ये 3 लेके ही घर आना होगा। ये 3 को ही चूज़ करना होगा। वही मैंने भी किया। ये देखो, ई बी और डी ले लिया, 105 लगा। मेरा एनपीवी कम आएगा, ऑब्वियसली एनपीवी कम आएगा। एनपीवी जोड़ दिया मैंने सबका, इसका और इसका एनपीवी जोड़ दिया। 45 पॉइंट आपका कितना आया? 49.20 आपका एनपीवी आया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया? और एक मैं क्या कर सकता था, ई बी और सी ले लेता, 100 लाख लगता, मेरा एनपीवी कम आता। तो ऑब्वियसली मैं पहला वाला में जाऊँगा, मेरा हायर एनपीवी है। मेरे पास 15 लाख रुपया घर बच गया, कोई उपाय नहीं है अब। लेकिन सिंस मैं चॉकलेट के टुकड़े नहीं कर सकता था, सिंस मैं प्रोजेक्ट के टुकड़े नहीं कर सकता था, दोज वर नॉट डिविजिबल, तो मुझे जितना था उतना तक ही बेस्ट यूज़ करना पड़ा अपने फंड्स का। समझ में आया सबको कैपिटल बजटिंग के? इसके साथ वी एंड आवर चैप्टर ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये देख लो, सेल्फ नोट्स का जगह दिया मैंने, आपको जो लिखना आप लिख सकते हो, आपके लिए यहाँ पे जगह भी है। ये हमारा नोट्स है, ये हमारे नोट्स की ब्यूटी है सर। एग्जाम्पल है आपके लिए, यहाँ पे कवरेज है, कलर तरीके से मैंने बनाई है पूरी, हैंड रिटन। और क्या चाहिए? नोट्स चाहिए तो क्या करना है मुझे? देखो, अब हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब मेरे से बात करो 2 मिनट। नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म रखा है, उसे भर दो। नोट्स आपके घर तक आपको मिल जाएगा विद इन नेक्स्ट 7 डेज। मेरी गारंटी, मेरी प्रॉमिस, पक्का।
ठीक है। नेक्स्ट 7 दिन में नोट्स मिल जाएगा। आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ना है, सम सॉल्व करने हैं, आपका काम हो जाएगा। बहुत अच्छा से हमने रिवीजन किया, डिटेल में एक एक चीज़ पे मैंने आपको फोर्स किया, समझाया है, हर चीज़ का एग्जाम्पल भी लिया है। विथ दिस वी एंड आवर टुडेज लेक्चर। तो टिल देन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।